Hi, welcome to Tap Group Podcast. Today we are at salon where we are with our beloved guest. Uh, he is a master of hair, and not only hair, hairs which turns the heads and stops the traffic. Today, he is not only a salon owner, a influencer. He is himself teaching multiple students about hairstyling and ensuring that lot of students are get trained and become like him. Welcome, Amit. Welcome to Tap Grow Podcast. Thank you so much. So, Amit, agenda for our podcast is very simple that we want to first know about your journey, Okay. and then idea is that you tell us how kid of 20, 21 year old can learn and start a salon business. What is needed to start a salon business? Do you need to do you need to have a knowledge of hairdressing? Do you need certain steps before opening a salon? कितना एक इन्वेस्टमेंट लगता होगा? राइट। कितना एक मतलब कितना एक एस्टिमेटेड अमाउंट किसी को लग के चलना चाहिए? बिकॉज़ ये एक ऐसा बिज़नेस है जो मेरी नज़र में मुझे लगता है कि बहुत फ्रूगली बिज़नेस नहीं है। मतलब हुँ, बहुत लोग खोलते हैं फिर बंद कर देते बंद हैं, कर देते हैं, राइट। खोलते हैं बंद कर देते हैं। तो इसको कैसे स्टेबलाइज़ किया जाए? कैसे इसको और समझा जाए? हुँ, प्लस पहले स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी से। ऑफ कोर्स। आप कैसे और बहुत सारे अमित बना रहे हैं अपने साथ एंड समझना चाहेंगे कि पहले आपने कैसे किया? आपका अपना पूरा बैकग्राउंड दीजिए और समझाइए प्लीज़। राइट। मेरा नाम मिथुन याल है, मैं दिल्ली से हूँ और इंस्टा और यूट्यूब पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो हमने काफ़ी ऑडियंस जोड़ी है वहाँ पे। ओके। हम ट्राई करते हैं कि हम वैल्यू क्रिएट करें और ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ें जो इसी इंडस्ट्री से, हमारी इंडस्ट्री से। अच्छा। तो जैसा आपने कहा कि कैसे एक बच्चे को हम सिखाते हैं या फिर उसकी जर्नी में हेल्प करते हैं उसकी। ओके। तो हम सिर्फ हेयर ड्रेसिंग नहीं सिखाते, हम सिर्फ स्किल नहीं सिखाते बच्चों को, हम कंसल्टेशन सिखाते हैं, क्लाइंट से कंसल्टेशन कैसे करनी है, मार्केटिंग के कुछ साइड से समझाते हैं बच्चों को जिससे वो अपने फ्यूचर में ग्रोथ कर सके। आज के टाइम पे अगर कोई सैलून ओपन कर रहा है बच्चा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि हमें इसके बाद सैलून ही ओपन करना है और इतना सिखा दो कि हम एक सैलून ओपन कर सकें। ओके। तो इतना ईजी नहीं है एक सैलून ओपन करना। आपको स्किल के बेस पे सैलून ओपन नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी नॉलेज कलेक्ट करनी होती है, एक्सपीरियंस लेना होता है। 4-6 लाख रुपए लगा के आप सैलून तो ओपन कर सकते हो, पर उसको तो मैनेजमेंट 4-6 लाख में एक सैलून ओपन हो जाता है? बहुत छोटे रेंज पे अगर किसी को करना है नहीं, तो। अगर मुझे ऐसा सैलून करना है कि मुझे थोड़ा-सा अपबीट रहना है, राइट? एक क्या एवरेज कॉस्ट क्या आती है? या एवरेज सैलून की कॉस्ट क्या होती है वो? एक एवरेज सैलून अगर खुलना है, अगर 8 सीटिंग सैलून की बात करें हम, सीटिंग के सैलून्स होते हैं। सीटिंग कैसे होता है? आप थोड़ा समझाइए। मैं बताता हूँ आपको। अगर किसी को 3 सीटिंग सैलून खोलना है, मतलब 3 चेयर और 3 चेयर पे वो क्लाइंट को हैंडल करते हैं। 3 चेयर। और कुछ तो होते इसमें हैं। लिमिटेशन हो जाती होगी? हाँ, इसमें लिमिटेशन हो जाती है, ज़्यादा क्लाइंट आप अटेंड नहीं कर सकते फिर एक ही बार में। ओके। और कुछ जो 8 सीटिंग सैलून है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं। ओके। मतलब अगर उनका ट्रैफिक अच्छा आ रहा है तो वो ज़्यादा क्लाइंट को एक साथ हैंडल कर सकते हैं, वहाँ पे स्टाफ भी ज़्यादा रखने होते हैं। ओके। तो हर कोई स्टार्ट करता है, पहले जो बच्चे हैं वो सब स्टार्ट करना चाहते हैं कि 3 सीटिंग से हमारा स्टार्ट। चलिए बहुत अच्छा इस पे आते हैं अभी। पहले आप बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया? आप इस इंडस्ट्री में कैसे मतलब आपने क्या पढ़ाई की है? शुरू से शुरू करते हैं। मतलब आप अपने बचपन से स्टार्ट करिए कि आपने कहाँ पढ़ाई की, कैसे किया? मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की है अच्छा। और 12th करने के बाद मैंने, तो मदर फादर क्या करते थे? मेरे फादर इलेक्ट्रिशियन थे। अच्छा। मतलब इतने हम अच्छे बैकग्राउंड, फैमिली हमारे ऐसी नहीं थी, बस अच्छा। फाइनेंशियली हम स्ट्रांग होंगे इतने नहीं ओके। थे हम। ओके। हम 3 भाई हैं। ओके। तो मेरा भाई बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में था, ओके। तो मेरे को भी इसकी तरह लगा कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो मैं कंप्यूटर में काफ़ी अच्छा था, एक्सेल वगैरह मेरा काफ़ी अच्छा था। अच्छा। तो इसी बेस पे मेरे को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में भी जॉब मिली। अच्छा। मतलब कुछ साल मैंने जॉब की, फिर मैंने एमएनसी कंपनी ज्वाइन की ओके। और मैं वहाँ पे पहला था जिसको अंडर ग्रेजुएट ही तो जॉब आप मिली। बिलोंग कहाँ से करते हो? मतलब थोड़ा-सा बैकग्राउंड क्या है? मैं गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, वैसे दिल्ली से ही हूँ बेसिकली, पर फैमिली जो हमारी है वो गढ़वाल से है, उत्तराखंड से। ठीक है। मतलब उत्तराखंड से ही रहने वाले हैं, पर हम दिल्ली से हैं शुरू से हम। अच्छा, सही जी। है, गुड। तो आपने स्कूलिंग करी, स्कूलिंग के बाद क्या किया आपने? मतलब व्हाट यू डिड? आपने कहाँ जॉब स्टार्ट करी? कैसे किया? पहले तो मैंने ऐसे लोकल से जॉब करी कि साइबर कैफेस में जॉब करी। फिर कौन से ईयर की बात है ये? ये बात होगी, मैंने 11th क्लास से स्टार्ट कर दिया था तो तो 2011 की। आपने 11th से ही काम करना शुरू कर दिया था? हाँ, 11 से ही। मतलब तब से मतलब ही आपको एंटरप्रेन्योर बनना था? हाँ, खुद का करना था? खुद का करना था। मैं हम ऐसा करता था कि मैं नाइट जॉब करते थे हम, मैं ओके। और दोस्त दोनों जॉब नाइट जॉब करते थे और फिर
12 बजे ये से थोड़ा सा और बताओ मुझे, मतलब ये नाइट जॉब क्या करते थे आप? नाइट जॉब में जिसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का नहीं, उसमें एक वो होता है, पैन कार्ड की एंट्रीज होती थी, अच्छा। तो डाटा कलेक्ट करना। डेटा एंट्री। हाँ, डाटा एंट्री था वो। एक्सेल पे। एक्सेल पे। अच्छा। नहीं, एक सॉफ्टवेयर भी था, एक्सेल था, एक्सेल प्लस एक सॉफ्टवेयर था जिसमें एंट्री करनी होती थी पैन कार्ड की। अच्छा। तो पैन कार्ड की एंट्री करते थे, जैसे जिसने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है, ओके। तो उनकी एंट्री होती थी उसमें। ओके। तो नाइट जॉब यही थी मेरी। अच्छा। तो वो सारा डाटा कलेक्ट करना, फिर वो आगे भेजना तो वेरिफिकेशन। ये आप 11th में कर रहे थे? हाँ, 11th में नाइट जॉब थी ये। अच्छा, तो और सुबह स्कूल जाते थे और रात को ये करते रात को जॉब करता था। थे? अरे वाह। और उसके बाद तो कितने जैसे पैसे मिलते थे? तब मिलते थे हमें 6000। 6,000 अ मंथ? हाँ, मंथ। और ये कौन से साल में बोल रहा ये हूँ? 2011 की बात है। नॉट बैड, मतलब अच्छा खर्चा निकल जाता था। अच्छा खर्चा निकल जाता था एक स्कूली तो बच्चे घर में का। भी कुछ दे देते थे? हाँ, घर में ही जाता था सारा पैसा, अच्छा। क्योंकि उसके स्कूलिंग कर रहे थे। तब तो हमें ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं था कि आगे जाके करना क्या है। अच्छा। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ बच्चों को बताते हैं कि आगे ये फ्यूचर है, वो फ्यूचर है, ये कर सकते हो। पर जैसे तो कंप्यूटर में अच्छा। आपने 11th में एक नाइट जॉब पकड़ ली, तो वो 12th तक करी पूरी? हाँ, पूरी 12th करी वो। ओके। पूरी 12th तक करी। फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने एडमिशन लिया, तो मुझसे हो नहीं पाया वहाँ पे। हाँ, एडमिशन लिया आपने, थोड़ा सा डीप में ड्यू बताओ। में ड्यू में दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या एडमिशन कर रहे लिया। थे आप? तब किस चीज़ में एडमिशन लिया? वही बीकॉम, बीए? बीए था। बीए था। बीए था। तो 12th में आर्ट्स ली थी? हाँ, तो 12th में तो आर्ट्स थी। स्कूल में अटेंडेंस वगैरह मैनेज कर लेते थे? हाँ, मैनेज हो जाती, स्कूल में तो ठीक हो जाती, स्कूल में मैं पढ़ने में भी अच्छा था। अच्छा। पर कॉलेज जाते ही मेरा थोड़ा ध्यान हट गया था, क्योंकि जॉब में मैं लग गया था, तो पैसे ज़्यादा दिखते थे। जॉब छोड़नी पड़ी। उस मेरे को लगा भी नहीं कि मैं, कहते हैं, ग्रेजुएशन करके ना कि कुछ अच्छा बन पाऊँगा। अच्छा। मुझे लगा कोई स्किल, क्यों पढ़ाई तो मैंने फिर भी की। मुझे पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब पढ़ने का शौक था, जो कि मैं अभी भी पढ़ता हूँ। अच्छा। मतलब मैंने छोड़ा नहीं पढ़ना, पढ़ता मैं अभी भी हूँ, सारी नॉलेज कलेक्ट करके रखता हूँ। वेरी पर गुड। कॉलेज छोड़ दिया था। कॉलेज छोड़ दिया था? कॉलेज छोड़ दिया था, जॉब कर ली थी अच्छी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, फिर उसके तो बाद उसी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जॉब कैसे मिली वो, मतलब आपको? वो वही एक्सेल के बेस पे। नहीं, मतलब कहाँ इंटरव्यू दिया, कैसे मिली? वो मैं गया था ओखला। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है। कैसे पता चला जॉब है, मतलब? वो मेरे भाई ने बताई थी। अच्छा, वो बड़े भैया उसी में थे उसी तो में थे। वहीं से मैं जॉब मिली हाँ, वो? उन्होंने बता दी थी मुझे जॉब। ओके। वो नोएडा में करता है, उसने मुझे ओखला में बताई थी। अच्छा। तो वहाँ पे इंटरव्यू दिया। 2 जने गए थे, सिलेक्शन मेरा हो गया था, क्योंकि मेरी स्किल अच्छी थी तब। क्योंकि वो 11th 12th में करते आ रहे थे, हाँ, करते तो आ उसके रहा बेसिस पे था, मिली? बेसिस पे तो जॉब। वहाँ कितनी, पहली जॉब कितने की थी? पहली जॉब पे 11,000 की थी। अच्छा। वो 11,000 की जॉब थी। ओके। मतलब ऐसा था कि वो जॉब करने के बाद हाँ, कितने साल किया वहाँ पे ऐसे? वहाँ पे 1 साल किया था पूरा, 1 साल। कंटिन्यूसली 1 साल। ओके। पूरे 1 साल जॉब की थी। उसके बाद फिर कई एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू चल रहे थे, तो किसी ने बताया यहाँ पे जाके ट्राई कर लो। अच्छा। तो गया वहाँ पे, इंटरव्यू दिया, और वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया। 12th पास भी, पर 12th पास कोई था नहीं उधर, सब ग्रेजुएट ही आ तो गए वो थे। इंटरव्यू में क्या बोलते थे फिर आप? ग्रेजुएशन वो पूछते होंगे, पूछता था ग्रेजुएशन नहीं मैं की तो आप क्या बोलते थे? मैं बता देता था उन्हें कि ग्रेजुएशन नहीं की है, पूरी नहीं हुई है, पर स्किल्ड बेस पे जॉब मिल जाती थी। अच्छा। सो 12th के बाद आपने जॉब ले ली, हम्म। 1 साल आपने जॉब की, उसके बाद एमएनसी में इंटरव्यू देने गए। हाँ। तो एमएनसी में इंटरव्यू में आपसे पूछा कि क्या ग्रेजुएशन करते हो, नहीं करी है, तो क्या मतलब आप कह रहे हो कि आपके अलावा कोई और ग्रेजुएट, सब ग्रेजुएट सब है? ग्रेजुएट थे, हाँ। तो फिर कैसे, आपको कैसे मिल गई? वही वहाँ पे मुझे 6 स्पेशल अप्रूवल मिले थे, अच्छा। स्किल्ड के बेस पे ना, क्योंकि मैंने सेम ही बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में काम दो करा तीन साल से कर रहे थे? था। हाँ, उसके बेस पे ही जॉब मिल गई थी। अच्छा। मतलब जितने इंडक्शन होते थे वहाँ पर, सब यही पूछते थे कि आपका तो सिलेक्शन। एमएनसी में अभी 11,000 से क्या सैलरी हो गई? अब हो गई थी मेरी करीबन करीबन 14 थी शायद वहाँ पे। अच्छा, दो तीन 14 हजार अराउंड का था, हाँ, हाइक। 2-3 हज़ार का हाइक मिला था। तो घर वालों को कैसा लगा? घर वालों को तो काफ़ी अच्छा लगा था, उनको कहाँ उम्मीद थी कि इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छा। कि एमएनसी में जॉब मिल जाएगी, वो भी। मेरा भाई भी बहुत वो हो रहा था कि वाली कंपनी में कैसे मिल गई इसको। तो ये 2012 की बात हम्म। है। 2012 में आपको एमएनसी में एक जॉब मिल गई। हाँ। तो फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर 3 साल मैंने जॉब की थी शायद वाली, अच्छा। एमएनसी में। 3 साल जॉब की तो थी। वो भी नाइट का ही काम था? नहीं, वो तो डे का काम था, फुल टाइम जॉब थी वो। वो अच्छा। छोड़, मतलब वो ऐसा था कि स्कूल कॉलेज सब छोड़ दिया था, ओके। फिर जॉब की थी। और 3 साल करने के बाद तो किसी ने बोला कि आप साथ में करते हैं। किसने बोला, लाइक? मतलब कोई फ्रेंड था मेरा, तो उसने मुझे बोला कि, कौन फ्रेंड था, नाम याद है? मतलब ऐसा स्कूल्स फ्रेंड ही, फिर क्या नाम है, मतलब? मतलब नाम याद नहीं मुझे। नाम भूल गया? हाँ, ना, अच्छा। ना मुझे उसका याद नहीं। अच्छा, पर वो उसने क्या बोला वो मतलब? मेकअप कर रहा था तब, मतलब ऐसे बहुत अच्छा। क्लोज फ्रेंड नहीं था। हाँ। वो मेकअप करता था, हाँ। सीख रहा था। उसने कहा कि हेयर की ना बहुत नीड है, हेयर आर्टिस्ट नहीं है। हाँ।
और ये कौन सी ईयर की बात होगी? 2014? नहीं, हाँ, मतलब मैंने 12 में किया था ना, तो 3 साल मैंने जॉब की थी एमएनसी। 2015। हाँ। तो 2015 में किसी ने आपको बोला हेयर आर्टिस्ट की बहुत नीड हाँ, उन्होंने कहा हेयर आर्टिस्ट बहुत नीड है, और मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं, कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना है मुझे। मतलब ये मेरे सामने 2 स्क्रीन होती थी, तो मैं उस पे बैठा नहीं रह सकता था। ओके। मैं नहीं चाहता था कि मैं पूरा टाइम वहीं निकालूँ 8 घंटे। वैसे मैं था, स्किल्ड था, तो 8 घंटे का काम 5 घंटे में कर लेता था, ओके। पर मैं नहीं चाहता था तो मैं फिर यही वो काम आपको और करूँ। काम दे देते होंगे। नहीं देते थे, लेते अच्छा। नहीं था मैं काम वहाँ पे। अच्छा। मतलब जिसका काम अच्छा होता है उसके ऑफिस में चलती काफ़ी थी। तो अच्छा। ऐसा था, वहाँ पे काम नहीं मिलता था एक्स्ट्रा। अच्छा। जल्दी करके फ्री हो जाता था, बैठे रहता था, पर जाने नहीं देते थे टाइम से। तो मैं 6:30 बजे ही ऑफ होता था, अच्छा। किसी के सजेशन पे नौ नहीं से करा। पाँच की नौकरी से बोर हो रहे थे। हाँ, काफ़ी बोर, मतलब वही रेगुलर आना जाना, कोई कोई नया इंसान नहीं आपके सामने। मतलब ऐसा कि सैलून में मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मिलते हैं यहाँ पर, वहाँ पे कोई नहीं है, तो 2 स्क्रीन लगी हुई और मैं बस, यही काम चलता था हर टाइम। तो एक स्किल सेट जो मुझे समझ आ रहा है आपसे बात करके, कि लोगों को मिलना जुलना, लोगों को समझना बहुत बहुत जरूरी है ज़रूरी है। सैलून चलाने के लिए। हम्म। अगर आप ये सोचो कि मेरे को लोग पसंद नहीं है, हम्म। ये पीपल बिजनेस है। पीपल बिल्स राइट। गुड। तो अच्छा, अभी किसी ने बोला मैं मेकअप कर रहा हूँ, तो आपने मेकअप कर लिया, मेकअप का कोर्स ज्वाइन कर गया मेकअप के लिए था। लिया। अच्छा। कौन सी एकेडमी थी ये? ये थी लैक्मे अकेडमी, अच्छा, लैक्मे एकेडमी। प्रीत बिहार। अच्छा। प्रीत बिहार में अकेडमी थी, और तब तो कोर्स बहुत महंगे होते थे, तो मेरा भी 1,10,000 में हुआ था हेयर का कोर्स। तो ये कहाँ से करे हो? ये जॉब से सेव करे हुए थे? 3 साल जो जॉब की थी, उसका पीएफ बन गया था 70,000 रुपये। अच्छा। 70,000 पीएफ बन गया था, बाकी 40,000 घर से लिए थे, अच्छा। 10,000 कहीं दोस्त से तो लिए थे। घर वालों ने बोला नहीं अब ये क्या कर रहे हो, नौकरी छोड़ रहे हो? हाँ, उन्होंने बहुत बोला। उन्होंने बोला कि और ये हेयर ड्रेसिंग में क्यों जा रहे हो? हाँ, हेयर ड्रेसिंग में क्यों जाना है, ये मतलब ये काम कैसे क्यों करेगा ये काम। हाँ। और करने हमारा का लड़का हमारा लड़का बाल क्यों काटेगा? हाँ। इंडिया में तो टैबू है ना। हाँ, कि ये कौन सा नए वाला काम कर रहे अच्छा। हो, ऐसा ही कुछ था। अच्छा। तो तो मैंने कैसे कहा, समझाया घर वालों? समझा रहे कि उस टाइम ऐसा था कि मैं जॉब खुद ही ढूंढ रहा था सारी, घर वाले नहीं बोलते थे जॉब करने के लिए। मैंने कहा मैं खुद करियर देख रहा हूँ, मैं आप मेरे हाथ पे छोड़ दो, मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लूँगा। अच्छा। तो तो 40,000 उन्होंने किस पे लगाया, कि मतलब भाई क्यों लगाए, मतलब उन्हें लगा कि कुछ कर लेगा ये? हाँ, उनको लगा कुछ कर लेगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो कुछ कर ही लेगा। अच्छा। तो इस बेस पे उन्होंने 40,000 रुपये लगा दिए। पर वो भी कहीं ठीक थे, क्योंकि अकेडमी करने के बाद मुझे कई महीने तो मुझे जॉब ही नहीं मिली। अच्छा। अगर आप पहले की अकेडमीज देखो तो वो मेंशन करते थे कि हम्म। 100% प्लेसमेंट। अच्छा। आपकी अकेडमी जितनी हो वो मेंशन करती है 100% असिस्टमेंट। मतलब 100%। असिस्टमेंट, अच्छा। मतलब वो था पहले कि हम आपको, असिस्टेंस। हाँ असिस्टेंस, वो कि हम आपको जॉब तो दे देंगे। हाँ। पहले वाले थे कि जॉब दे देंगे आपको। हाँ। अब वाले जो हैं वो कहते हैं कि हम आपको इंटरव्यू भेजेंगे, जॉब आपके लगे ना लगे वो आपके हाथ में है। तो तो अभी अभी सच्चाई में बता रहे हाँ, अभी सच्चाई है वो, तो उन्होंने भी जॉब दी नहीं ऐसा बोल के। हैं। तो आपने एक जगह पे 1,10,000 रुपये लगा दिया। हाँ, कोर्स तो किया, कोर्स सीखा मतलब? कोर्स सीखा, हाँ। कैसा था कोर्स? कोर्स अच्छा था, हम्म। मतलब सीखने को बहुत कुछ मिला। हाँ। जब एक स्टूडेंट सीखता है तो बाहर वो इतना नहीं सीखता जितना वो बाहर जाके सीखता है। मतलब लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हाँ, नॉलेज कम थी। प्रैक्टिकल नॉलेज कम थी। अच्छा, तो फिर अब कोर्स कर लिया, जॉब भी नहीं लग जॉब भी नहीं रही, लग तो रही थी। कैसा हो रहा था, मतलब वो तो बेकार जा रहा होगा पूरे महीने। बहुत टाइम बेकार जा रहा था। फ्रीलांस भी सोचता था, फ्रीलांस करूंगा तो फ्रीलांस से कितना ही चल जाएगा, एक नए आर्टिस्ट को कोई फ्रीलांस भी नहीं देता। अगर कोई मेकअप कर रहा है, हाँ। अभी सीख के निकला है अकेडमी ओके। से, तो उसको कोई हाँ मतलब मेकअप की कोई ड्यूटी क्यों देगा। उसको डर लगेगा ना, अभी मैं भी अगर कोई मुझे बोले मैंने नहीं किया, तो मैं हाँ, अपने बाल शायद ना कटवाऊं। डाल के दूँ मैं आपको, है ना। हाँ। और ना इंस्टाग्राम के बारे में इतना पता था कि एक अपनी प्रोफाइल बना लेता हूँ जहाँ पे मैं अपना काम अपडेट करता रहूँगा, तो लोगों को दिखा सकता हूँ कि हाँ तो मैंने काम काम कैसे किया। अपडेट करते थे मतलब? पहले करता ही नहीं था काम अपडेट, इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि इंस्टाग्राम पे कुछ होता है। अच्छा। इंस्टाग्राम पे तो मैं एक्टिव भी नहीं रहता था, मुझे लगता था सिर्फ ये इंटरटेनमेंट के लिए है कि लोग स्क्रॉल करते हैं, इसमें नॉलेज थोड़ा ना लेंगे। अच्छा। तो अब जाके रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। पर तो कुछ काम करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ था ही नहीं मेरे पास। फ्रीलांस जो मिल जाती थी इधर उधर से, तो छोटी मोटी फ्रीलांस कर लेता था, ज़्यादा पैसा भी नहीं आ रहा था। फिर लगा अब तो कहीं टिक के जॉब करनी पड़ेगी, ओके। तो फिर जॉब करी छोटे मोटे सैलून्स में, हम्म। तो वहाँ से स्किल गई। छोटे मोटे सैलून में मतलब क्या क्या? सैलून थे। अभी 14,000 की नौकरी छोड़ के तो लग रहा होगा ना कि 14 की वापस ले लेता हूँ। हाँ, नहीं, वापस जाने का तो नहीं सोचा था। नहीं मतलब एटलीस्ट 14 तो कमाऊं मतलब। हाँ, ये था 14,000 तो मिल जाए, वो भी नहीं मिल रहे थे, 14,000 भी नहीं मिल रहे थे, तब तो 10,000 मिल रहे थे। एक नए आर्टिस्ट को, फ्रेशर को कोई अच्छी सैलरी देना ही नहीं चाहता। वो तो ऐसे बुलाते थे लोग, जो हेयर ड्रेसर का हमने कोर्स कर लिया तो ऐसे बुलाते थे, आप आ जाओ, हम आपसे मतलब इंटर्नशिप करा लेंगे। अच्छा। इंटर्नशिप में आप तो इंटर्नशिप में 10,000 दे देता है? नहीं देते।
नहीं देता। कौन देगा 10,000 तो, तब तो कोई भी नहीं देता था। तो आपको कैसे मिली? नहीं, मैं सोचा था 10,000 की तो मैंने जहाँ जॉब करी थी वहाँ पे मैंने बता दिया था कि मेरे को एक्सपीरियंस है ऐसे, क्योंकि मैंने फ्रीलांस कर रखी थी। और तो फ्रीलांस का मैं वो दे देता था कि मैंने फ्रीलांस करी हुई है, उस बेस पे रख सकते हो तो रख लो आप। तो उस बेस पे उन्होंने मुझे रखा था। तो वो झूठ बोलते थे कि मैंने फ्रीलांस करी हुई है, हाँ, करी नहीं थी। करी थी बस बहुत ज़्यादा नहीं करी थी। अच्छा। मतलब हो गए थे 6 महीने तो हो ही गए थे फ्रीलांस करते करते। फ्रीलांस में कैसा काम मिलता था, मतलब मैं मतलब कि मतलब कैसे फ्रीलांस में हेयर ड्रेसिंग कैसे होती है? होते जैसे कि किसी के शादी है, फंक्शन है किसी की, 5-10 मेकअप आ रखे हैं, पर तब लॉकडाउन से पहले तो बहुत सारे लोग इनवाइटेड करते थे लोग, अब नहीं करते ना। 50, पहले 50, अब लॉकडाउन के 50 इनवाइट करते थे अपने गेस्ट को, पहले बहुत ज़्यादा करते थे। तो सबके हेयर करना, जो मेकअप आर्टिस्ट है जहाँ वो बुकिंग लेता था उसी साथ वो एक हेयर स्टाइलिस्ट को बुलाता था कि हेयर डू ये कर लेगा। तो पर हेयर डू के 300, 500 ये चार्ज रहता था। शादी में खाना पीना मिल रहा हाँ, खाना पीना था। वो तो मिलता था हर शादी में। ठीक है। पर मुझे ऐसा लगा कि ये ना, कि मैं फ्रीलांस अगर करता रहूँ ना तो इसमें भी ज़्यादा नहीं बचा पाऊँगा। अच्छा। मतलब मैं हर बार फ्रीलांस पे जाऊँ, कभी 2 हेयर आ रहे हैं, कभी 3 हेयर आ रहे हैं, वही 1,000 रुपये बन रहे हैं, कभी 1,500 बन रहे हैं, वो भी ऐसे सीजनल था। सीजन में। हाँ, वैसे ऑफ सीजन में तो कोई काम ही नहीं होता था। अच्छा। और तो फिर ये आपने नौकरी पकड़ ली। फिर मैंने नौकरी तो करी। वो कौन सा सैलून था जिसने आपको ब्रेक दिया? पहला कौन सा सैलून था? वैसे तो मेरे को अकेडमी ज्वाइन करते ही जॉब लग गई थी, पर वो एग्ज़ाम की वजह से छोड़ना पड़ गया था। किस चीज़ का एग्जाम? एकेडमिक एग्ज़ाम जो अच्छा। लाइक मैंने रखवाए थे एग्ज़ाम, अच्छा। उसकी वजह से फिर मेरे को लगा फ्रीलांस करने के बाद इस पे बन नहीं रहा है, तब मैंने फिर जॉब करी। तो वहाँ पे भी उन्होंने 12,000 ही दी, ज़्यादा पैसे दिए ही नहीं। ओके। और वो भी छोटी मोटी जॉब। तो कितने टाइम किया वो? वो भी 6 महीने जॉब की होगी, 6 महीने जॉब की और थी। 6 महीने में कैसा एक्सपीरियंस था? पहली जॉब थी और अभी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से हेयर ड्रेसर, ये तो बहुत ही अलग है। बहुत अलग है हाँ। पर ऐसा था कि वहाँ से एक्सपीरियंस अच्छा मिल गया था, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट अच्छे थे। मतलब क्लाइंट फुटफुल ना बहुत था वहाँ पे, बहुत अच्छा, क्लाइंट क्या होता अच्छा है? क्लाइंट की, बहुत क्लाइंट आते थे वहाँ पर। उनके पास ऐसा था कि क्लाइंट की कमी नहीं थी। अच्छा। तो जब क्लाइंट की कमी ना हो और एक आर्टिस्ट को, फ्रेशर को काम करने को मिल जाए, तो उसकी स्किल बढ़ जाती है। तरह तरह के हेयर को कलर करके, ट्रीटमेंट करके, तो वहाँ से स्किल काफ़ी अच्छी हो गई थी मेरी। अब अब उन्होंने भी सारा काम ऐसे हाथ पे छोड़ दिया था कि आप कर लो काम ना, क्योंकि 2 ही आर्टिस्ट थे उधर हेयर के, 2 क्या 3 आर्टिस्ट थे, एक जेंट्स का था स्पेशली, ओके। और एक यूनिसेक्स था, एक मैं था, जो मैं सिर्फ तो लेडीज ही करता था। आप लेडीज ही करते थे? हाँ, मैं सिर्फ लेडीज ही करता था। तो ऐसे क्यों? जेंट्स सीखा नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था जेंट्स सीखने में। अच्छा। और आजकल बहुत सारे जो आर्टिस्ट निकल भी रहे हैं वो स्पेशलिस्ट ही निकल रहे हैं, या तो तो ऐसा है कि मेन हेयर में उतना पैसा भी नहीं है, ऐसा भी तो है। हाँ ऐसा भी है। क्योंकि मतलब हेयर कट फॉर अ मैन कैन कॉस्ट व्हाट, 200 से लेके 2000, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, पर ये बट है कि अगर आप देखो भी लोग जो ओनर है ना, वो यूनिसेक्स हेयर ड्रेसर ढूंढते हैं। अच्छा। वो ढूंढते ही नहीं है कि उन्हें सिर्फ जेंट्स नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ फीमेल्स वाला नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक यूनिसेक्स हेयर ड्रेसर हो जो मल्टीपल काम कर ले। पर ऐसे आर्टिस्ट मिलते नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है आज के टाइम पे। और भी अच्छा। हाँ, जो मिल भी रहे हैं तो अच्छे तो से बट जो मिल रहे हैं। ट्रेनिंग कर रहे हैं वो यूनिसेक्स में कर रहे हैं या सिंगल करते हैं, मतलब? यही बात है, यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकेडमी बार्बरिंग की ट्रेनिंग अच्छे से दे ही नहीं रही इंडिया में। ओके। कोई भी एकेडमी, जितनी बड़ी बड़ी, मैं नाम नहीं ले रहा, पर जितनी बड़ी बड़ी एकेडमी उठा लो, कोई भी बार्बरिंग की ट्रेनिंग अच्छे से दे नहीं रहा। ओके। तो किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे हैं? वो सिर्फ लेडीज़ वर्क सिखा रहे हैं, सिर्फ वो। तो यूनिसेक्स कम है, हाँ, यूनिसेक्स आर्टिस्ट, दे आर टीचिंग फॉर ओनली वुमेन, वुमेन्स। क्योंकि पैसा भी वही है। पैसा भी वही है, इजी भी वही है बार्बरिंग का। अच्छा, वो इजी है, हाँ, मेरे को लगता है वो टफ है। नहीं, बार्बरिंग का वर्क टफ है। हाँ। ऐसा लगता है कि वो आसान है, पर वो बहुत मुश्किल है। नहीं नहीं, मैं तो कह नहीं रहा आसान ये है। नहीं, दुनिया को मानती है कि बार्बरिंग का काम था ना आसान है लेडीज़ वर्क से, पर वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर लेडीज़ के हेयर कट हो गए 19-20 भी हो गए ना, पता नहीं चलता। अच्छा। बार्बरिंग में पता चल जाता है, अच्छा। छोटा सा भी अगर फर्क अच्छा, रहेगा। चलो एक कोई किस्सा बताओ, जब आप इंटर्न थे और किसी के तो गलत हेयर काट दिए, तो कैसे मैनेज किया उसको? ऐसा कुछ तो हुआ होगा, गलत कटनी मतलब कुछ गलती हो गई होगी। हुई थी कि कॉम करते हुए किसी के हेयर पे कॉम फंस गई थी। से राउंड राउंड करके फंसा। तो क्या किया फिर? फिर वो हमें जो फैकल्टी थे उन्होंने निकाली बड़ी मुश्किल से। बताओ, उनको भी लग गए थे तो करीब आधा क्लाइंट घंटा। आधा घंटा कॉम फंसी रही? हाँ, वो फंस वो हेयर, जैसे बैक कॉम करी ना, तो ऐसे मजाक मजाक में मैंने घुमा दी उसको, अच्छा। घुमा दी, तो घुमा के फंस गई। ओके। और फंस भी जाती है ऐसे। तो फिर क्लाइंट, क्लाइंट नहीं थे वो, क्लाइंट मॉडल थी। नहीं क्लाइंट के साथ कोई किस्सा बताओ ना, वो तो मॉडल थी, चलो वो तो नहीं बोलेगी। क्लाइंट, जैसे आपने इंटर्नशिप कर रहे थे, जब जब आपकी 12,000 की लगी, पहली जॉब लगी, तो 6 महीने में कोई तो क्लाइंट होगा जिसके बाल
उसने बोला हुआ ऐसे काटो, ऐसे नहीं कटे, कुछ तो ऐसा मजेदार किस्सा रहा होगा। हेयर कट में कभी ऐसा नहीं हुआ, पर हाँ कलर के टाइम पे हुआ था। अच्छा। जब पहले मैंने कलर किया था सबसे पहले, तो मुझे नहीं पता था कि हेयर कलर इज मोर एक्सपेंसिव देन हेयर कट, राइट? ये तो मैं सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है। हेयर कलर में ही प्रॉब्लम हुई थी, अच्छा, क्या हुआ था? क्योंकि मैंने एप्लीकेशन क्या ये मतलब रेड का येलो तो नहीं हो गया था, मतलब ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। कई बार होती है, आप एप्लीकेशन करते हो ना, अगर आपने प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं करी तो हाँ। पैचेस आ जाते हैं हेयर पे। अच्छा। तो जब मैंने हेयर कलर स्टार्ट किया तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैंने बड़े बड़े सेक्शन ले रखे हैं, और ओके। मैंने ऊपर ऊपर कलर अप्लाई ओके। किया। जब उनके रेंज हुआ उनको देखा तो उनके बहुत पैचेस थे, ओह। बड़े बड़े पैचेस दिख रहे थे उनको। क्लाइंट ने क्या बोला? वो तो नेगेटिव फीडबैक देके गई थी बहुत। बट शी वाज चले गए, मतलब वो हल्ला नहीं किया? नहीं, फिर बोला उनको ऑनर ऐसे उन्होंने ने कि मैम आप दोबारा आ जाना, हम कर देंगे ठीक। तो उन्होंने ठीक कर दिया था वहाँ पर फिर। अच्छा। हाँ, तो ठीक हो जाता है मतलब? हाँ, ऐसे ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं कि कोई गलती हो गई, चलो हेयर कट में अगर कोई गलती हो गई तो फिर तो मुश्किल है। अगर लॉन्ग हेयर शॉर्ट कर दिए तो उसमें तो गलती हो जाती है कि अब लंबे थोड़ा ना कर सकते हैं। पर हेयर कलर ख़राब हो गया, कोई ट्रीटमेंट ख़राब हो गया, उसके लिए तो हम वापस बुला सकते हैं। ओके, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। चलिए, ये आपकी जॉब लग गई थी। आप 12,000 रुपये महीना कमा रहे थे। 6 महीने बाद आपने वो जॉब छोड़ दी। तो क्यों छोड़ी वो जॉब, और फिर उसके बाद आप क्या कर रहे थे? वो जॉब छोड़ी थी क्योंकि मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई थी, एक अच्छा। अच्छा ब्रांड था। कैसे मिलती है? अच्छा, एक कोई हेयर ड्रेसर है ना? जैसे आपने बोला कि आप एक हेयर ड्रेसर हो। आपने एक लैक्मे एकेडमी से कोर्स किया। उस एकेडमी से कोर्स करने के बाद आपको एक जॉब मिली। वो भी 1-2 महीने बाद सर्च करके, पहले आप फ्रीलांस वर्क छः कर रहे महीने थे। बाद। 6 महीने बाद, हाँ जी, 6 महीने बाद मतलब बहुत टाइम तो मैं खाली था। खाली थे। तो वो जॉब मिली। उसके बाद एक और जॉब मिली आपको। तो ये जॉब जैसे जो मिल रही है, तो इसके लिए आपका कोई रिज्यूमे कहीं देते हो आप? कैसे मिलती, कैसे मतलब ये होता कैसे है? ऐसे नहीं मिलती जॉब। हायरिंग कैसे होती है? ये फील्ड हमारी ऐसी है ना, इसमें कोई आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं देता। मतलब बहुत सारे सैलून देते होंगे, पर मोस्टली सैलून नहीं देते। ना आपको ज्वाइनिंग लेटर देते, ना आपको ऑफर लेटर देते, ना आप छोड़ के जा रहे हो तो आपको मतलब एक्सपीरियंस लेटर बिजनेस में देंगे। एचआर फंक्शन है ही नहीं? हाँ, है ही नहीं। तो कोई दे ही नहीं रहा है। मतलब मैं भी अगर किसी को प्रूफ करना चाहूँ कि मैंने यहाँ पे जॉब करी है तो मैं प्रूफ नहीं दे सकता किसी सैलरी को। स्लिप मिलती है? सैलरी स्लिप मिलती है, अकाउंट पर अकाउंट में सैलरी आ रही है तो आप अकाउंट से दिखा सकते हो। पर हर सैलरी स्लिप नहीं देते? हाँ, कोई भी सैलरी स्लिप सैलरी सैलरी स्लिप नहीं? कोई सैलरी स्लिप नहीं। तो ये जो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि ब्लू कॉलर जॉब हो गई ना, हाँ, क्योंकि आपको बिल्कुल मिल ही नहीं रहा मिल कुछ। नहीं रहा, कुछ नहीं क्योंकि मिल रहा। आप वाइट में तो आ ही नहीं रहे। पहले आप हम्म, एमएनसी में थे, आपके पीएफ कटता था, सब कुछ आपने होता था। बताया। तो अभी यहाँ पे जब ये नहीं हो रहा, राइट? तो इसको फिर आपको जॉब लेने में कैसे होता है? मतलब मैं एक मान लो, मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ। मैंने अभी कोर्स किया, मेरे को 6 महीने हुए कहीं जॉब करते हुए। अब मैं यहाँ से दूसरी जॉब के लिए किसको अप्रोच करूँ? कोई ना कोई आपको बताता है जॉब के बारे में कैसे? कि अगर जॉब करो तो आपसे बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलते हो। वर्ड ऑफ माउथ? हाँ, वर्ड ऑफ माउथ। वो फलाने सैलून में जॉब मिल रही है, जॉब आप मिल चले रही है, जाओ। हाँ चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे और भी होते हैं लोग तो बताते हैं यहाँ पे जॉब है। तो कोई ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे जाके जॉब पोस्ट अब है? है, पहले नहीं थे। अच्छा, आपके टाइम पे नहीं था? हाँ, तब नहीं अभी थे। कौन से? अभी तो आपको बहुत सारे अपना जॉब हो गई, वहाँ पे भी अगर आप सर्च करो तो मिल जाती है। तो क्विकर भी है शायद मेरे ख्याल से, या अच्छा। फिर naukri.com। तो अभी अच्छी भी अगर है। मैं सैलून खोलूँ हम्म, और मुझे पूरा स्टाफ शुरू से हायर करना हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं कोई आएगी? दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अब आपको मिल जाएंगे क्योंकि अब प्लेटफॉर्म है। पहले उस पहले भी प्लेटफॉर्म थे, पर वहाँ पे हेयर ड्रेसिंग की नहीं थी जॉब। ना हेयर ड्रेसिंग ना मेकअप ऐसे जॉब नहीं होती थी। तो हाँ, जैसा मैं बता रहा हूँ, पहले पहले जॉब इतनी पोर्टल में होती नहीं थी। हम पोर्टल सर्च करते थे, वहाँ पे हमें जॉब भी नहीं मिलती थी। पर अब सर्च करते हैं हम पोर्टल पे तो बहुत जॉब अवेलेबल है। अच्छा। क्योंकि अब आर्टिस्ट की नीड भी हो गई है बहुत ज़्यादा। हम्म। अब लोग अवेयर आर्टिस्ट देखते हैं अपने सलों के लिए, कोई अच्छा आर्टिस्ट हो जो मल्टीपल काम कर पाए। पर हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो वर्ड माउथ से ही, जैसे आपने बताया, वैसे ही हमें जॉब मिलती थी। तो किसी ने बताया कि सलों में जॉब है तो वहाँ एक चले गए। एक एक सवाल है कि देखो, सैलून्स तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, हम्म, काफी अलग होते हैं, डिपेंडिंग करता है किस एरिया में आप काम कर रहे हम्म, हो, राइट? एक एवरेज हेयर ड्रेसर की हम्म। सैलरी क्या होती है? लाइक अगर मेरा 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो मेरी एवरेज सैलरी क्या होगी? पहले बहुत अलग था, पहले 15-20 ही मिलती थी। अब अगर आपको दो नहीं, साल आज की बात करें, 24 की बात करें। अब आपको करीबन 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 25 से 30 तो इजीली मिल सकती है। 2 साल का एक्सपीरियंस बट आपको नहीं हमारे। लगता है बहुत कम है? हाँ, कम कम है, पर सैलून इंडस्ट्री में डिपेंड करता है कि आप काम कितना कर रहे हो। अगर वो सैलून अच्छा अर्न कर रहा है जहाँ पे भी आप जॉब करो तो आपको अच्छी सैलरी देंगे। पर वो सैलून इतना ज़्यादा अर्न ही नहीं कर रहा, तो आप कैसे उसकी सैलरी वो बट जस्टिफाई नहीं कर पाएगा अपनी सैलरी सैलरी। में
सिर्फ सैलरी होती है? क्योंकि मैंने सुना है इंडस्ट्री में कमीशन पार्ट भी है। कमीशन पार्ट भी है। तो किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है? आप थोड़ा समझाओ ना। जैसे मान लो मैं 2 साल का हम्म, हेयर ड्रेसर हूँ, आपने बोला 25,000 सैलरी है, तो हम्म। कितनी कमीशन उसके ऊपर ले सकता हूँ? कमीशन ऐसे मिलती है कि जितना आप काम कर रहे हो, कुछ सैलून उसके 5% देते हैं, कुछ सैलून उसका 10% देते हैं। अच्छा। जैसे कि जितना भी आपने काम किया, अगर आपने एक दिन में बट 5 या 10% सेल का? सेल्स का, हाँ मतलब सैलरी अलग है। मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, है ना? अभी मान लो मैं एज ए कस्टमर आया, आपके सैलून में आया, आप मेरे मेरा बिल हो गया 1,000 रुपए, हम्म, तो उसमें से 100 रुपए आप बोल रहे हो आप हेयर ड्रेसर को दोगे। हाँ, ये सही है? यहाँ ये मैथ सही है? यही सही है, ऐसा ही होता है। हम्म। मतलब तो अब अगर मैं जितने बाल जितने काटूंगा बाल उसके सैलरी के ऊपर भी मुझे मिलेगा? मिलेगा, हाँ। अच्छा। कुछ सैलून तो है जो 10% ही है इसका? 15-20 नहीं है, दस नहीं, हाँ परसेंट 10 से ज़्यादा नहीं है, हम्म। इससे कम है पर ज़्यादा नहीं है। अच्छा। 5% भी देते हैं कई सैलून, बट पर इससे ज़्यादा नहीं देते। कितना बिल होता है एवरेज सैलून में? 2,000 का बिल होता होगा एक कस्टमर का? पर एक जो हेयर ड्रेसर है वो एक ही क्लाइंट नहीं करता, वो दिन में बहुत सारे क्लाइंट नहीं करता नहीं, वो मैं समझ गया, मैं एवरेज पूछ रहा हूँ लाइक। है। 2,000 का नहीं है। एक एक मान लो मैं आता हूँ, मेरा सैलून का बिल 1,500-2,000 रहता है। हम्म, मतलब महीने में एक बार जाऊंगा मैं, उतना ही रहता है। तो फॉर फीमेल्स एवरेज बढ़ जाता होगा? बढ़ जाता है। कितना हो जाता होगा एक अच्छे सैलून में? एक अच्छे सैलून में जाता है 6,000 तक भी जाता है। 6,000? हाँ, तो 6,000 में आप कह रहे हो 600 रुपये उस पर्टिकुलर बार्बर या मेकअप आर्टिस्ट को चले जाते चले जाते हैं, हाँ। हैं? ओके। पर फॉर वन डिपेंड पर्सन? पर डिपेंड करता है कि वो सैलून आपको कमीशन दे रहा है, नहीं दे रहा है, दे रहा है भी तो, तो 5% की या दस तो परसेंट हम में तो ऐसे भी हैं कि जो नहीं देते हैं। हाँ, है, बहुत है। तो रीजन क्या है कि कोई क्लैरिटी नहीं है सिस्टम में? मतलब कोई हाँ, एक ऐसा कोई सिस्टम क्लैरिटी नहीं नहीं, है? कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं। आप ऑफ़र की बात करें कि सर्विस की बात करें तो सब जगह सर्विस के प्राइस भी सेम नहीं है। हम्म। वो डिपेंड भी करता है और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि सैलून भी अलग अलग तरीके के हैं। मैं जैसे देखता हूँ तो सैलून में जो 3 कैटेगरी के ही दिखते हैं। ओके, बताइए कौन से? एक तो मेंस बार्बरी वाला, छोटे सैलून जो होते हैं, जहाँ छोटे से सैलून मेंस के क्या मतलब? मेंस बार्बर मतलब जहाँ पे सिर्फ मेन आते हैं? मेंस आते हैं, जहाँ पे वो ओके। छोटे, जो वो, गांव में भी मिल जाते हाँ, हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हाँ, में जो होता है। वहीं पे, और वो वहीं पे होते हैं पार्लर भी, जहाँ पे सिर्फ लेडीज जाती ब्यूटी हैं। पार्लर। हाँ, जहाँ से सिर्फ लेडीज जाती हैं। फिर आते हैं मीडियम रेंज के सैलून, जैसे कि 4 to 8 सीटिंग वाले सैलून आ गए। ओके। फिर आ गए आपके लग्जरी सैलून। और इन तीनों की ऑडियंस मुझे लगता है डिफाइन है। एक पार्लर वाली जो ऑडियंस है वो लग्जरी सैलून में नहीं जाएगी। चलो इंडस्ट्री डिफाइन करते हैं। आपने अच्छा एक पैरामीटर दे दिया। हम्म, तो एज पर अ रिपोर्ट, इंडिया में 60 लाख सैलून है। हम्म। मतलब एक 60 लाख से सत्तर ऊपर है। लाख हाँ, राइट। 70 लाख। 60 से ऊपर बोलते हैं, अभी वो 2020 की रिपोर्ट है। हम्म, तो ऑब्वियसली वो बढ़ गए होंगे, कोविड में कुछ कम हुए होंगे, अभी तो कोविड के बाद रिवाइवल तो हो गया इंडस्ट्री का। राइट। तो अगर मैं बोलता हूँ 60 लाख भी लेता हूँ, राइट, तो जो छोटे मेन है और ब्यूटी पार्लर है, हम्म। उसका परसेंटेज कुछ क्या होगा? कुछ आइडिया है? मतलब कितना परसेंट वो होगा? मुझे लगता है मैक्सिमम वही होंगे सबसे ज़्यादा। अच्छा। मेरे अकॉर्डिंग तो वो 60% तो वही होंगे। 60% आप कह रहे हो? छोटे पार्लर, छोटे छोटे सैलून। पार्लर और छोटे सलोन्स हैं। हाँ। तो अगर 60% 60 लाख का हम ले लेते हैं तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका 40 लाख तो यही हो गया। हम्म। राइट। राइट। देन बचा 20 लाख। 20 लाख में आते हैं आपके मिड सेगमेंट और लग्जरी। लग्जरी। तो लग्जरी इंडिया में कितने होंगे? 50-60 हजार? हाँ, लग्जरी ज़्यादा नहीं है हमारे। अगर फिर भी रफ एस्टिमेट। गीतांजलि भी देखो तो मेरे को लगता है उसकी 100 ब्रांच होगी, जिसकी गीतांजलि की 100 ब्रांच है। लुक्स की भी ज़्यादा नहीं होगी। हाँ। फिर ग्लैम की नहीं, चेन चलती अभी है। आजकल देयर इज अ ट्रेंड ना कि एक हेयर ड्रेसर ओपन्स देयर ओन ब्रांड इन लग्जरी वे। आई राइट। है, मैंने तो देखा है ये हाँ, खुलते हैं। कि बहुत अच्छे अच्छे हेयर ड्रेसर्स हैं, उन्होंने अपने अपने स्टोर्स खोले हुए हैं, है ना? एंड राइट। एंड दे हैव मल्टीपल चेन्स आल्सो। अभी गीतांजलि और लुक्स से बाहर आ रहे हैं लोग। हाँ, बाहर आ रहे हैं। और एफिनिटी से जो हेयर ड्रेसर थे, वो निकल कर अपना सैलून खोल रहे हैं। और एक अप्रोच चेंज हो रही है, थोड़ा सा तो चेंज हो रहा है। चेंज हो रही है, हाँ। सो मैं आपको यूएस मार्केट का एग्जांपल देता हूँ। 2011 में देयर वाज दिस रेवोल्यूशन वेयर एवरीवन स्टार्टेड यूजिंग सॉफ्टवेयर अ लॉट। एंड जितने भी हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट हैं, दे यूज अ कैंसिलेशन पॉलिसी। ओके। सो इंडिया में नहीं है वो। हाँ, तो एक इंडिया बहुत में अच्छी कैंसिलेशन पॉलिसी है, बिकॉज दे वैल्यू टाइम। यहाँ पे टाइम की बहुत वैल्यू है। वैल्यू है। क्या हुआ? मतलब आपने अपॉइंटमेंट बुक करी, आपने अपॉइंटमेंट बुक करी और आप गलती से एज ए क्लाइंट हाफ एन आवर लेट हो, हम्म, राइट? या आप कह रहे हो कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा, तो यू हैव टू पे अ पेनल्टी ऑफ 30%। हम्म, एंड पेनल्टी इज ऑल्सो यू कैन सेट योर सेल्फ। लाइक आप क्लाइंट की पेनल्टी भी लगा सकते हो। अच्छा।
मतलब इंडिया में तो हम ये सोच ही नहीं सकते। ये नहीं सोच सकते। और मेरे को लगता है कि पॉसिबल भी कैसे होगा, हाँ। क्या पता आगे हो जाए, पर अभी ऐसा लगता है कि बट वहाँ पे इंडिविजुअल आर्टिस्ट का बहुत क्वांटिटी है। आपको क्या लगता है हम्म, इंडिया में इंडिविजुअल आर्टिस्ट भी तो होंगे बहुत? बहुत है। मतलब मतलब मेकअप आर्टिस्ट की क्वांटिटी तो बढ़ती जा रही है। मेकअप आर्टिस्ट तो बढ़ रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट मोस्टली फ्रीलांस ही करना चाह रहे हैं आपके टाइम पे, वो कहीं जॉब बट नहीं दे कर। अर्न गुड मनी। हाँ अच्छे सीजन में बहुत पैसा आ जाता है। कितना पैसा आ जाता होगा एक, अगर एक मेकअप आर्टिस्ट है जो। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो मेरी भी फ्रेंड है एक मेकअप आर्टिस्ट, ओके। तो वो सीज़न में 2.5 से 3 लाख रुपए कमा लेती है। महीने का? हाँ महीने का, क्योंकि वो जैसे उनका उनका मेकअप आर्टिस्ट का मुझे लगता है थोड़ा सही जा रहा है, थोड़ा वो ऐसे कैलकुलेट करके रखते हैं, वो बनाते हैं चीज़ें, जैसे कि किसी क्लाइंट ने उन्हें बुक करा तो वो उन्हें कोटेशन भेजते हैं, सारी चीज़ लेते हैं। हेयर ड्रेसिंग में सैलून्स में ऐसा नहीं है कोई। बट आपको लगता है आना चाहिए? हाँ आना चाहिए, होना आना चाहिए। चाहिए, टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्यों होनी चाहिए? मतलब आप, मतलब देखो अभी तक तो चल ही रहा था, हम्म, इतने सालों से चल रहा था। तभी चल रहा है, पर अगर आप ये देखो तो ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ नहीं है, क्योंकि सर बहुत से सर खुल रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं, क्योंकि मैनेज करना नहीं आ रहा, एक्सपेंस निकालने नहीं आ रहे हैं, ओ, उनसे एक्सपेंस ही निकल रहे सलों। अगर जैसे बताया था 3 तरह के सलों हैं, बिल्कुल। मीडियम रेंज के सलों के लिए लग्जरी सलों भी एक तरह से कंपटीशन है, और छोटे सलों भी। मीडियम रेंज के जो सलों हैं, अगर ये प्राइस बढ़ाते हैं तो लग्जरी सलों में क्यों ना जाए इंसान। अगर प्राइस कम करते हैं तो अपना एक्सपेंस नहीं निकाल पाते हैं, अच्छा। और यही रीज़न हो रहा है कि आज के टाइम पे जो मीडियम रेंज के सलों हैं वो अपना एक्सपेंस ही नहीं निकाल पा रहे। तो आप कह रहे हो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मीडियम वाले मीडियम है, को हाँ है। नहीं लग्जरी तो एक प्राइस ले रहा है, वो ले रहे हैं, और छोटे वाले का भी वो चल ऑडियंस हमेशा रहती है। हाँ वो चलते हैं, उनकी ऑडियंस कहीं नहीं जाती। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है कि जो डेली सेटअप है ना, हम्म, जैसे जो लेडीज हैं उनको, या फिर वुमेन है, या फिर जो यंग जेंजी है, वो अपनी छोटी सर्विसेज तो ब्यूटी पार्लर में कराने आज भी जा रहा है, राइट? डेली की, जैसे मेडिक्योर पेडिक्योर, राइट? या फिर अर्बन क्लैप बहुत चल रहा है आजकल, फ्रीलांस सर्विसेज आ जाती है, घर में भी हो जाता है, एट होम सर्विसेज भी है। और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी इसमें एट होम सर्विसेज में। बट इफ यू वांट टू गो फॉर अ वेडिंग, इफ यू वांट टू गो फॉर एनी गुड फंक्शन, देन यू गो टू अ लग्जरी सैलून, ऐसा है? ये हाँ सही है मेरा एनालॉजी? हाँ ये ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अगर किसी को बहुत अच्छे फंक्शन के लिए कराना है कुछ, तो वो लग्जरी सैलून ही विजिट करते हैं। पर डेली सर्विसेज के लिए वो जो छोटे मोटे से जहाँ पे वो उनका रेगुलर का है। मेकअप आर्टिस्ट कब आता है? मेकअप आर्टिस्ट मोस्टली हम, जिसकी शादी है वो मंगाता हाँ वही बुक करते हैं। कोई इनके बीच में ऐसा है भी नहीं अभी कि कोई इंटरमीडिएट है कि आपको एक मेकअप आर्टिस्ट को एक वेडिंग प्लानर से मिला दें, कि एक मेकअप आर्टिस्ट है, वो बीच में कोई है जो उनसे मिला दे, ऐसे बहुत कम है। है। वेबसाइट्स तो हैं ऐसी। बहुत सारी वेबसाइट है, कुछ शादी.com वगैरह के भी हैं, वो भी करवाती है, मिलाती है हमसे, पर वो सिर्फ कांटेक्ट ही देती है, उन्हें उन्हें उनको कन्वेंस खुद ही करना होता है मेकअप आर्टिस्ट को। अच्छा। यही मतलब ऐसा नहीं कि बुक कर मतलब दिया आपको करा दिया। एक लीड मिल जाती है, हाँ अब लीड मिल उसके बाद जाती है। आपको बात करके, वो तो होगा ही ना, कि मतलब वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो फिर बात तो वही आ गई ना कि सिर्फ वो जो जो ब्राइड है वही डिसाइड कर रही है मेकअप। हाँ, वो तो वो एक कस्टमर ही करेगा ना। हाँ सैलून में जाना है वो भी कस्टमर ही करेगा। वो भी कस्टमर करेगा। अब मोस्टली फ्रीलांसर को जो इंस्टाग्राम में एक्टिव रहते हैं उन्हीं को बुक करते हैं। अच्छा। वो देख लेते हैं वहाँ पर उनकी सारी चीज़ें ओपन रहती है, प्रोफाइल, तो वो चेक कर लेते हैं मेकअप कैसा है कैसा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें वहीं पे देख के, इंस्टाग्राम पे देख के ही बुक कर लेते हैं आज के टाइम पे। और ये इंस्टाग्राम पे ही हैं जो इन्फ्लुएंसर जिन्होंने अपनी ग्रोथ इंस्टाग्राम से ही तो करी। आप कह रहे हो कि सोशल मीडिया प्रोफाइल होना, हम्म, वेदर यू आर अ हेयर ड्रेसर, मेकअप आर्टिस्ट और अ सैलून ओनर, सलाम इज अ मस्ट। मस्ट, हाँ बहुत ज़रूरी है। आप क्या अच्छा, एक और सवाल है ना, एक हम्म, और थोड़ा और डीप जाते हैं जरूर। कि 60 लाख सैलून है, हम्म, ठीक है? 60 लाख सैलून में से आपको क्या लगता है कितने लोग होंगे हम्म, जिनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल होगी? बहुत, मतलब हैं कितने पर परसेंट होगी? 80% होगी? होंगे 80%। आजकल सब बनाते हैं प्रोफाइल, पर वो उसको अपडेट नहीं रख पाते, ठीक है, कंसिस्टेंट बट नहीं रख लेकिन पाते। प्रोफाइल जरूर होगी। पर हाँ प्रोफाइल जरूर होगी सबकी, सब बना रहे हैं प्रोफाइल, छोटा से छोटा पार्लर भी आपने आज कब के टाइम बनाई पे। अपनी प्रोफाइल? मैंने तभी बनाई थी जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था कब 2019 किया? करीब के। अच्छा, चलिए दोबारा थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने, आपको दूसरी जॉब मिल गई थी अभी, दूसरी जॉब में आपने, कैसा चल रहा था? अब आपकी सैलरी क्या हो गई थी? जो सैलून पे जॉब कर रहा था मैं वहाँ, अब मुझे सही सैलरी मिली थी, अब मुझे 18 से 20 मिलने स्टार्ट हो गई थी विद कमीशन ऑल्सो। तो मैं मेरे पहुँच जाती थी 21 अराउंड पहुँच जाती थी। अच्छा। 2 3 4 हज़ार कमीशन आ जाती हाँ थी, और वहां से आपका खर्चा निकल गया। हाँ। तो उसके बाद क्या किया आपने? अब वो हेयर ड्रेसिंग में ऐसा है कि जब हेयर ड्रेसर को एक अच्छी सैलरी मिलती है ना, वो बहुत जल्दी स्विच कर लेता है।
मैंने जहाँ तक देखा है लड़के बहुत जल्दी स्विच करते हैं, जो मेल हेयर ड्रेसर हैं या जो, वो बहुत जल्दी स्विच कर लेते हैं। तो मतलब ज़्यादा सैलरी नहीं देनी हाँ, चाहिए। नहीं, कहीं पे भी ज़्यादा सैलरी मिल रही हो वो कहीं और स्विच कर ले। बट बुराई भी नहीं है उसमें कोई। बुराई नहीं है, वही तो, तभी तो एक जगह कोई कंसेशन होकर काम नहीं कर पाता। किसी भी सैलून में जाके देखो ना, कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं होगा जो पिछले 5 साल से तो काम कर रहा है, 6 साल से काम कर रहा है, बहुत कम होंगे ऐसे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक सैलून ओनर की, एम्प्लॉय रिटेंशन। हाँ, एम्प्लॉय रिटेन नहीं हो रहा। रिटेन नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों है कि सैलून ओनर सैलरी नहीं बढ़ाता? सैलरी मतलब नहीं वो बढ़ाते। इवेंचुअली नए वाले को तो ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं ना, दे रहे हैं, हाँ। लेकिन वो पुराने की नहीं बढ़ा रहे। ऐसा क्यों है? स्किल में उनको लगता है कमी है, ऐसा क्या है? कमी नहीं मतलब है। इंडस्ट्री कहाँ घूम रही है ये? थोड़ा-सा। मुझे लगता है कि जो सैलरी नहीं बढ़ा रहे ना, वो ये सोच के नहीं बढ़ाते कि ये हमारे पास करेगा, यहाँ से छोड़ के नहीं जाएगा। हुँ, वो को लगता है इस सैलून से बन चुका है आर्टिस्ट। बट ऐसा होता नहीं है। और वो आर्टिस्ट ये दिखाता भी नहीं है ना, कि वो तो दिखाएगा ऑब्वियसली कि सैलून के बट ये सारा आपको लगता है इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टम्स नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, नोटिस हाँ। पीरियड नहीं है। ऐसा नहीं है कि तो अगर मैंने बोला मैं हेयर हेयर आर्टिस्ट हूँ, सपोज करो मैं आपके सैलून में काम करता हूँ, हम्म, ठीक है, मैं एक हेयर आर्टिस्ट हूँ। मैंने आपको बोला मैं कल से नहीं आऊँगा, हम्म, तो आप एक्सपीरियंस लेटर तो देते नहीं हो, नहीं। और मैं छोड़ दूँगा। हम्म, एक फ़ोन कॉल पे छोड़ दूँगा। आर्टिस्ट ऐसे जॉब छोड़ते ही नहीं कि मैं कल से नहीं आऊँगा, वो कहता है मेरी सैलरी बढ़ाओगे नहीं बढ़ाओगे। अच्छा कैसे होता है ये? थोड़ा प्रोसेस समझाओ। मैं बता रहा हूँ। आपने कैसे किया था? नहीं, मैंने कहीं ऐसा करा नहीं, पर मैं, बट कैसे अब मैं करते हैं बहुत लोग? टाइम से सैलून में हाँ, हूँ, तो मैं आर्टिस्ट, ठीक है, मैं ठीक है, खुद हायर करता हूँ आर्टिस्ट ठीक को, है, तो मुझे पता है। ठीक है, क्या होता है? तो जैसे कि अगर किसी ने अब ऐसा है कि कहीं और जॉब में सैलरी बढ़नी हो तो अरे अप्रेजल पे कहीं तो डिपेंड आपने करता भी है। किया होगा, ऐसा कोई बात नहीं, तो चलो नहीं वैसे, बताएँगे नहीं हम, नहीं मैं बता दो। नहीं सच्ची नहीं, मैंने जॉब छोड़ी इसलिए है कि मेरे को वहाँ से अच्छी सैलरी मिल गई, पर मैंने ये कहीं नहीं बोला कि मेरी सैलरी बढ़ा दो नहीं तो मैं छोड़ दूंगा जॉब। बट ये भी बोल देना चाहिए था ना फिर तो। नहीं, मेरे को पता था ना ये वाले नहीं बढ़ाएंगे इतनी। अच्छा, मुझे पता था ये इतनी, ये 5,000 का ये तो मुझे नहीं बढ़ा के देंगे सैलरी। जंप नहीं देंगे। इतना जंप नहीं देंगे ये, तो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ का मुझे पता है, मुझे इतनी जंप नहीं देंगे। बिकॉज़ वो छोटा है सैलून इसलिए, हाँ, उनका खर्चे कम निकलते खर्चे हैं, कम एक्सपेंस होते का हैं, प्रॉब्लम एक्सपेंसिव है। नहीं होते, हाँ। एक सैलून बिज़नेस में अ, मार्जिन जो होता है, हम्म, एक एक बिज़नेस में होता है ग्रॉस मार्जिन, हम्म, एक होता है नेट मार्जिन। आप समझते हैं ना तो? राइट। तो मेरे हिसाब से जो एक स्टडी बोलती है, मैं तो नहीं हूँ इंडस्ट्री से, बट मेरे को लगता है कि 10 से 15% का नेट मार्जिन है। नहीं, डिपेंड, हमेशा सब लोन पे डिपेंड करता है, उसके एक्सपेंस पे डिपेंड करता है कि आप मार्जिन कितना निकाल पा रहे हो। कि वैसे अगर मैंने देखा जहाँ तक, तो 30% का मार्जिन निकाल लेते हैं, नेट मार्जिन की बात कर रहा हूँ मैं। नेट मार्जिन सैलरीज देने के बाद, सैलरी देने के बाद 30% का निकल जाता है, अगर एक्सपेंस पे, रेंटल्स निकालने के हाँ, बाद। अगर एक्सपेंस पे कंट्रोल करा जा सके तो। अगर एक सैलून 5 से 7 लाख कर रहा है, नहीं, हर हम एवरेज लेके नहीं चल सकते, क्योंकि सैलून में मोस्टली सैटरडे संडे इतना काम आ जाता है जितना बाकी 5 दिन भी। एवरेज तो एवरेज है ना, मतलब आप ऐसे देखो, वो तो डे वाइज है। और अगर 250 क्लाइंट ही चाहिए हाँ, चलो। तो 250 क्लाइंट आ जाते हैं, हाँ, आराम से आ जाते हैं। आराम से आ जाते हैं ना। नहीं, तो वैसे आते तो ज़्यादा क्लाइंट हैं, पर टिकट साइज कम हो जाता होगा। हाँ, टिकट साइज कम हो जाता है। मतलब अगर मैं लूँ कि टिकट साइज 2000 ले लूँ, हम्म, 2000 एक पे लूँ, नहीं उससे कम, मतलब 1500, हाँ, 1500 ले लो। 1500, 1500 में 7 लाख करने के लिए कितने चाहिए होंगे? मैं मैथ्स क्लासेस लूंगा अभी, कैलकुलेटर इज टू मच। 466 क्लाइंट, मतलब ऑलमोस्ट 450 क्लाइंट चाहिए। हम्म, तो इतना विजिट्स है एक सैलून में। हाँ, हो जाती है। मैं लास्ट ही मार्जिन मैं देख रहा था अपना, कैलकुलेट कर रहा था कि कितने हमारे क्लाइंट हैं जो रेगुलर आए हैं। हम्म। तो रेगुलर वो मुझे मिले वैसे अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, आप ये रेगुलर क्लाइंट पता कैसे चलता है आपको रेगुलर क्लाइंट? वैसे तो हम मेंशन करते हैं रजिस्टर या फिर एक्सेल में रजिस्टर करते हैं उसको, अच्छा, देख मैं लेते हैं। आपके पास साल में 6 बार आया, हम्म, ठीक है, आप कैसे पता लगाओगे? ये थोड़ा मुश्किल है पता लगाना। वैसे है मुश्किल, तभी मैंने कहा ना, इस टेक्नोलॉजी की इतनी कमी है हमारे देखो मैं सलोन्स में। मैं अभी अपना ब्रांड प्रमोट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। कर दो। तो बेसिकली क्या है कि ये प्रॉब्लम ना हमने बहुत सैलून ओनर से समझी, हम्म, जानी, राइट? सो व्हेन हम सॉफ्टवेयर जब अब बना रहे थे, राइट, हमने रियलाइज किया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये इंडस्ट्री है रिटेंशन की। हम्म, सबसे बड़ा काम क्या है? कस्टमर रिटेन रहे। राइट। कस्टमर क्योंकि एक्वायर करना एक नए कस्टमर को वैसे ही बहुत कॉस्ट है। हाँ। तो जितने आ रहे हैं उसमें से जितने ज्यादा रिटेन रहेंगे सर्विस देने के बाद, वही बिजनेस चेंज करेगा। राइट। सेम बिजनेस है, राइट, सब्सक्रिप्शन वाला बिजनेस है, हर महीने करानी है सर्विस। हाँ, करानी। तो आइडियली अगर आपको एक सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली ये पता चल जाए कि ये मेरा कस्टमर न्यू है, ये मेरा कस्टमर लॉस्ट होने वाला है, ये मेरा कस्टमर है जो वीआईपी है, ये मेरा क्लाइंट है जिसको मेरे को अटेंशन और देनी है,
क्योंकि ये पिछले 3 महीने से नहीं आया है। ये एक डेटा जो है ना, अभी most of the softwares what happens across the globe, they create a CRM. हाँ, यही हो रहा है। CRM में वो बोलते हैं आप जाके मैनुअल एंट्रीज डाल दो, हाँ। राइट? स्टाफ उतना ट्रेंड है नहीं, देन ओनर इज सो बिजी that they are not able to maintain that data. उसके चक्कर में ये जो मेन रीजन है सॉफ्टवेयर यूज करने का वो हो ही नहीं पाता. हुँ। So what we did, we created an algorithm where we said कि ये सेट ऑफ क्लाइंट जब तक 1 महीने तक दोबारा नहीं आ रहा है, हुँ। तो ऑब्वियसली ये न्यू है, अच्छा। और उसकी परचेजिंग पावर से हम उसको वीआईपी लॉयल डिस्कवर करते हैं. मान लीजिए आपके आपके यहाँ पे एक क्लाइंट आता है, वो 5,000 रुपये खर्चता है, राइट? लेकिन साल में एक ही बार आता है. वो आपका लॉयल कस्टमर नहीं है. हुँ। हो सकता है वो आपका शायद वीआईपी कस्टमर वीआईपी हो. कस्टमर। हुँ। लॉयल वो है जो 3 महीने में 3 बार आया है. हुँ। अब आप लॉयल को अलग ऑफर दे सकते हो हुँ। और वीआईपी को अलग दे सकते हो. हुँ। तो ये एक सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, मतलब व्हाट वी आर गेटिंग इनटू. यही मैं आपको बता रहा था कि अभी तक हमारा ऐसा कुछ था नहीं ना, तो बहुत सारे जो सलों हैं वो यही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं अपने सलों में। तो रेगुलर क्लाइंट वो सिर्फ ऐसे रजिस्टर में ही मैनुअली देख सकते डालते हैं, हैं. हाँ मैनुअली देख सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर भी है तो उसमें ड्रॉप डाउन डालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा. लिखना पड़ेगा। पर कोई सिस्टम जनरेटेड नहीं है. अगर हम किसी क्लाइंट की एंट्री कर रहे हैं तो एंट्री भी पता चल जाए कि ये पहले आ चुका है, पहले विजिट कर चुका है। तो ऐसा नहीं था, हमें तो पता नहीं चलता ना कि रजिस्टर में कर रहे हैं तो पता नहीं चलेगा कि ये पहले आ रखा है। वो इतने तो पीछे भी नहीं जा हाँ। सकते ना. और ना ही उतना टाइम भी नहीं ना है. ही इतने स्टाफ, जो स्टाफ है हमारे वो याद रख सकते हैं हर क्लाइंट को। हम्म. इतने क्लाइंट आते हैं तो हर को याद, हर किसी को याद। वीआईपी क्लाइंट याद होता हाँ, होगा. वीआईपी क्लाइंट आते हैं कई बार तो रेगुलर क्लाइंट 3-4 बार विजिट भी कर गया तो फिर भी याद नहीं रहता। अच्छा, इंडिया में एक चीज और है कि बुकिंग सिस्टम इतना पॉपुलर नहीं है. हम्म। आपको लगता है कि अगर इंडिया में क्लाइंट्स को बोला जाए आप बुक करके आना हम्म। ऑनलाइन, हम्म। वो आएंगे? हो सकता है, बहुत सारे क्लाइंट हैं जो आप जैसे बुक करके ही आते हैं। अगर बुक कैसे, फोन पे करके आते हाँ, हैं? फ़ोन पे बुक करके आते हैं जैसे आप उनको बोलो कि आप ऑनलाइन कर लो, करेंगे? ऑनलाइन पेमेंट। नॉट नहीं। पेमेंट, अच्छा, बुकिंग. ऑनलाइन बुकिंग। इंडिया में लोगों को फोन ही करना है. हाँ, फ़ोन ही करते हैं। मतलब अगर मैं कोई ऑफ़र चला रहा हूँ, मैंने कोई ऑफ़र चलाया तो उस पे लीड जनरेट जो होकर आई है तो वो हमारे पास आ गई। अब हम कॉल कर रहे हैं उन्हें, अब वहाँ पे बात हो जाती तो है कि कॉल कौन करता है? कॉलर भी अलग रखे हुए आपने? हाँ, टेलीकॉलर, तो वो कॉस्ट बढ़ गई. वो कॉस्ट बढ़ गई। ओके. तो वो टेलीकॉलर मैनेज कर लेता है जैसे बाकी चीज़ों को ना, जैसे रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन करना है, ये सब करना, तो वो सारा टेलीकॉलर ही देख लेता है। बट अगर ऐसा हो कि आपके पास एक लीड आई, सपोज करो ऑटोमेशन डाले हम्म। बिजनेस में ना थोड़ा सा, हम्म। कि मान लो मेरे पास लीड आई, लीड को आते ही एक व्हाट्सएप चला गया हम्म। कि भाई ये सैलून है, हम्म। आप मेरी बुकिंग यहाँ यहाँ कर सकते हो, हम्म। राइट? और कॉल करने के बीच में, चाहे अब देखो लीड तो क्या रात को 12 बजे भी आ सकती है, राइट। उस टाइम पे आपका कॉलर तो एक्टिव नहीं है, हम्म। राइट? अगर आप बिजनेस में थोड़ी ऑटोमेशन डालो, हम्म। है ना, और मैनुअल एफर्ट रखो आप, बट ऑटोमेशन ऑटोमेशन डालो, तो आपको लगता है कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा? ऑब्वियसली करेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारा भी टेलीकॉलर जो है वो रात रात को तो कॉल पिक नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा ना. अगर किसी कस्टमर भी नहीं चाहता रात को कॉल हाँ, है. हाँ वो भी नहीं करेगा, वो लेकिन वो देख सकता है व्हाट्सएप आ जाए तो. हाँ व्हाट्सएप तो देख लेगा। अब ऐसा होता है कि कई जो टेलीकॉलर हैं वो ऑफिस ख़त्म करा उसके बाद भी कॉल पिक नहीं करते, तो रात की बात तो बहुत अलग बात है कि अपना तो टाइम। आपको लगता है कि अगर कोई देखो, मैंने भी ये सोचा नहीं था अभी, एज ए सॉफ्टवेयर कंपनी आई फील अगर एक सलोन्स के लिए चैटबॉट हो. हम्म। मैं आपसे ऐसे ही अभी बात करते करते डिस्कस कर रहा हूँ. मेरे हम्म। को सीरियसली भी कोई आइडिया नहीं था इस बारे से. हम सॉफ्टवेयर तो बना ही रहे हैं, बट अगर हम एक चैटबॉट बनाए, जिस चैटबॉट पे कस्टमर वो उस सैलून के लिए पर्टिकुलर हो, हम्म। आपके जो भी क्वेश्चंस है आप उसमें डाल दो, कस्टमर जो भी पूछना चाहता है क्वेरी, मेकअप के रिगार्डिंग, हेयर के रिगार्डिंग, जो भी क्वेश्चंस है वो बॉट आंसर करे. एट द एंड कस्टमर को बोले कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लो, उसके बाद भी कस्टमर बोलता है कि नहीं, मेरे को टेलीकॉलर से बात करनी है, कि जॉब कितनी ईजी हो जाएगी. बहुत। हाँ, अगर ऐसा हो सके तो। नहीं नहीं, बिल्कुल हो सकता है. हाँ, अगर ऐसा हो रहा है, अगर हम एआई की एज में हैं. हाँ, ये तो सबसे इजी काम है, मतलब आज के टाइम पे इन टेक्नोलॉजी. पर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी तो करना चाहिए। तो बहुत कौन कर रहा है उसे अडॉप्ट, अगर लोग अडॉप्ट कर रहे हैं इसे तो वो ऑब्वियसली फ्यूचर में इसका बेनिफिट तो उठाएंगे ही। मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे क्लाइंट को अगर आप बोलो कि जैसे देखो, टेक्नोलॉजी तो कर ही रहे हैं. हम्म। आप अगर क्लाइंट ला रहे हो लीड लाके, तो टेक्नोलॉजी से ला रहे हो. हम्म। इवेंचुअली फेसबुक पे ऐड चला के ला रहे हो. राइट। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी तो आप कर ही रहे हो. कर ही रहे हैं। एक लेवल पे तो आप आ ही गए हो, हम्म। राइट?
कितने रेडियस पे ऐड चलाते हो? 5 किलोमीटर? 5-7 7 किलोमीटर से भी क्लाइंट आता है? आते हैं। आता है। अगर आप ऑफर अच्छे चला रहे हो तो क्लाइंट ज़रूर आते हैं, दूर से भी आते हैं। बट ऑफर में फिर ये नहीं होता होगा कि आपका टिकट साइज गिर जाता होगा? ये डिपेंड, देखो एक सैलून पे ना, मतलब हर हर टाइम तो ऑफर नहीं चला सकते ना, या चला सकते हैं? हाँ हाँ, वैसे सैलून पे अब चलाने पड़ते हैं हर टाइम ऑफर। मतलब प्राइस इन्फ्लेट करके। हाँ, प्राइस मतलब बिडिंग करके भी हम अच्छे से चला सकते हैं उसमें। और तभी आपसे बात की थी तो मैंने बताया था कि इंस्टाग्राम पे जो एक्टिव रह रहे हैं लोग, वो इसलिए है कि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे देख लेते हैं आपका काम ना, वो बुक करने से पहले अगर लीड भी उनके पास आई है ना, वो पहले जब काम तो देखेंगे फिर देखेंगे। इंस्टाग्राम बिकम्स अ पोर्टफोलियो फॉर दीज गाइस। राइट, यही है कि इंस्टाग्राम एक तरह से पोर्टफोलियो बन दैट्स जाता है। व्हाई एवरीवन इज ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, वो बहुत ज़रूरी भी है आज के टाइम पे। जो अपना काम नहीं दिखाओगे तो कौन आप पे ट्रस्ट करेगा। तो जो, अच्छा, एक चीज और है कि लोग इन्फ्लुएंसर बनते हैं, राइट? और ब्यूटी इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द पीपल हैव देयर इंस्टाग्राम विद 30K, 40K, 50K एवरेज फॉलोअर्स। सो ये ब्यूटी फॉलोइंग है, ये क्या है मतलब? मैं तो मानता हूँ फॉलोवर एक तरह से वो बस नंबर है। अगर छोटे फॉलोवर भी हैं आपके पास, पर अगर आपके नीश के हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि बहुत सारी प्रोफाइल ऐसी है जहाँ पे कोई आपको अवेयरनेस नहीं दी जा रही, बस काम अपलोड है तो आपके काम के बेस पे आपको फॉलो कर रहे हैं लोग तो देखने के लिए। अगर मैं एक यंग हेयर ड्रेसर हूँ हम्म, और मैंने अभी अभी कोर्स किया है, तो मेरे को अपनी प्रोफाइल कैसे मेंटेन करनी चाहिए वो बता दीजिए। हाँ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कैसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। आप से अपनी कहते हैं अपना काम प्रेजेंट करना चाहते हो आप, ठीक है। जैसे मेरा मेरा था तो मैंने ये सोचा था कि मेरे को स्टूडेंट देखने हैं अपने लिए, कि उन लोगों को टारगेट करना है, वो लोग मेरी टारगेट ऑडियंस होगी जो सैलून्स में काम कर रहे हैं या फिर सैलून ओनर हैं जो इसी फील्ड से हैं। कंज्यूमर के लिए नहीं बनानी थी मुझे वीडियो, नहीं तो मैं बना सकता था कंज्यूमर की नहीं, वीडियो। अगर किसी को कंज्यूमर के लिए भी बनानी हो, हाँ, तो बना सकता है। तो क्या होना चाहिए? मतलब किस किस टाइप की वीडियो होनी चाहिए? और क्या कंटेंट होना चाहिए? मतलब आप एक मैसेज दे दो, हम्म, इतनी सारी ऑडियंस है हम्म, अभी जो आपकी देख रही है हम्म, ये पॉडकास्ट, उनको समझ आना चाहिए कि मैं आज एक 20 साल का हेयर ड्रेसर, हम्म। राइट, जो अभी लैक में या किसी भी एकेडमी से, आपकी एकेडमी से कहीं से कोर्स करके निकला है, उसको आप सोशल मीडिया की क्या टिप देना चाहते हो आज 2024 में? 2024 में मैं देता हूँ उन्हें टिप्स कि अपना जो भी आप चैनल बना रहे हो, अगर आप क्लाइंट के लिए भी बना रहे हो, कंज्यूमर के लिए बना रहे हो, जो आपका काम देखें आपको बुक करें, तो उसके लिए बहुत सारे हेयर ड्रेसर हैं जो एक नीश पे काम कर रहे हैं। जैसे कि कलर पे वीडियो बना तो हेयर कलर की ही वीडियो बना रहे हैं, हेयर कलर हो गया, हेयर कट हो गया, तो उसमें वो ऐसा काम नहीं डाल रहे जो क्लाइंट देखना पसंद नहीं करते। हम्म। क्योंकि हेयर कलर जो हो गया वो लोग, बहुत से लोग, मतलब बहुत लोग हैं जो हेयर कलर देखना पसंद करते हैं। हेयर कलर हो गया, हेयर डू हो गए, अब बहुत सारे लोग हैं जो केमिकल वर्क डाल रहे हैं पर लोग देखना पसंद नहीं कर रहे। क्योंकि अगर किसी ने स्मूथनिंग का रिजल्ट डाल दिया, किसी ने ये केराटिन कैसे का रिजल्ट ये डाल कैसे दिया। पता चलता है आपको कि ये देखना पसंद नहीं कर रहे? हाँ, क्योंकि वो क्योंकि मैं भी डालता हूँ ना वीडियो, तो और बाकी की भी मैं चेक करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि अगर जो रिजल्ट है केराटिन स्मूथनिंग का वो सब जगह सेम ही है। किसी की प्रोफाइल में देखो सब जगह सेम रिजल्ट है, लोग वो देखना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि बार बार देख ही लिया हो इतनी बार, हम्म, हर जगह सेम ही रिजल्ट है। हम्म। स्मूथनिंग का डाल लो, बिफोर आफ्टर की पिक्चर डाल लो, सब जगह सेम ही रिजल्ट है। कलर में बहुत वैरायटी है, मतलब उसमें वेरिएशन बहुत। क्लाइंट देता है बिफोर आफ्टर पिक्चर या आप खुद खरीदते हो? मतलब ये भी एक बड़ा सवाल है। मैंने देखा है, मैं जब भी जैसे मेरा हेयर स्टाइलिस्ट है, राइट, हम्म, तो वो क्या करता है, जैसे ही मैं गया, हम्म, राइट, अभी मेरे पहले एक वो फोटो खींचेगा, राइट, एंड देन बिफोर आई गेटिंग अप वो एक फोटो और खींचेगा। हम्म, तो वो तो उसने कर लिया, हम्म। तो रोज तो आप कर नहीं सकते, बहुत मोनोटोनस है। क्लाइंट देता है आपको बिफोर आफ्टर? कहाँ देखो, क्लाइंट? क्लाइंट से ही लेने आए ये तो। क्लाइंट हम तो क्लाइंट से लेते हैं, वैसे बुलाते हैं लोग मॉडल्स को कि नहीं, क्लाइंट से लेते हैं तो क्लाइंट देता है? हाँ। कैसे बिफोर आफ्टर सैलून में ही देता है? मतलब ये कैसे है? सलोन्स में, मतलब हम सलोन्स पे क्लाइंट आया है तो बिफोर की पहले पिक्चर ले ली या फिर छोटी सी वीडियो बना ली हेयर की ही, क्लाइंट्स की। बड़े सबकी तो नहीं बना सकते, छोटे सबके नहीं बनाते हम। कैसे चूज करते हो? अगर हम जहाँ ज्यादा हेयर की कंडीशन ख़राब होती है, जहाँ हाँ, जहाँ हेयर की कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है वहाँ पे हम बिफोर की पिक्चर लेते हैं और फिर से ठीक करके तो पिक्चर क्लाइंट लगा को कोई दें। प्रॉब्लम नहीं है? क्लाइंट को कोई वो ये प्रॉब्लम नहीं नहीं। बोलता कि मेरी फोटो ऐसे आप? बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारे बोलते हैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के बाद अच्छे व्यू भी चले जाते हैं, फिर कहते हैं कि डिलीट कर दो, तो ऐसा भी होता है बहुत तो बार। डिलीट किया है? हाँ, करिए। डिलीट करिए? हाँ, 5-6 बार ऐसे क्लाइंट को फोन करके कन्विंस नहीं किया कि यार ये तो आपके लिए भी अच्छा ही है ना, लोग देख रहे हैं एंड ऑल? मैं अपने प्रोफाइल में ऐसी कोई चीज़ डालता ही नहीं। नहीं हाँ, नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि वो सिचुएशन बताओ ना थोड़ी सी, कि क्लाइंट ने बोला कि डिलीट कर दो। हाँ, क्लाइंट ने बोला जैसे कि हमारे पास कोई कॉल आया कि कॉलेज की लड़की करा के गई थी, हाँ,
तो हमने उसका हेयर कट किया था, तो अच्छे से आपने किया था। बिफोर आफ्टर खुद ही ले ली विदाउट कंसेंट? नहीं, पूछ के ली थी। हाँ। तो फिर अगले, ये बताया था कि हम डालेंगे? हाँ, जब शूट कर रहे थे तो हमने बताया था डालेंगे इंस्टाग्राम पे। तो अगले दिन उसका कॉल आया लड़की का कि मेरी पिक्चर आप डिलीट कर दो, हमारे हेयर आर्टिस्ट पे आया था। फिर उसने कहा मैम अच्छे खासे व्यू चले गए हैं, डिलीट मत करवाओ, अच्छी तो वीडियो है, प्रॉब्लम क्या है इसमें। हाँ। तो उन्होंने क्या तो उसने बोला? थोड़ा कन्विंस कर लिया वहाँ पे। हाँ। शाम को उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया। अच्छा। तो वो डिलीट कर तो दो। प्रॉब्लम बॉयफ्रेंड को थी? हाँ। तो नहीं, लड़कियों को मोस्टली लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं होती, घर वालों को प्रॉब्लम होती है अच्छा। कि क्यों बनाई तूने वीडियो वहाँ पर ना, क्यों करा तूने ऐसा। अच्छा। तो वो डिलीट करवा देते हैं। हाँ। तो ऐसा 3-4 बार हो गया कि लड़कियों ने सामने से आके खुद मना कर दिया कि तो हमारी अभी क्या वीडियो से करते हो आप? मत दो। हम ट्राई करते हैं मोस्टली कि बैक से वीडियोस बनाए कि फेस ना कवर हो, फेस ना है। या फिर हम ऐसा बट कर, फेस तो इज गुड ना हाँ, वीडियोस के लिए। वीडियोस के लिए तो इसलिए स्पेशली जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं रिक्वेस्ट हम करते नहीं, हम पूछ लेते हैं उन क्लाइंट से कि फेस जाएगा मैम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इसका मैं एक सोल्यूशन दूं आपको। बताइए। मैंने बहुत सोचा था, ये मेरे को किसी ने बताया था आज से 4-5 महीने पहले कि ये प्रॉब्लम आती है सलोन्स को। हम्म। तो हमारा देखो काम क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको टेक्नोलॉजी से कैसे सॉल्व करें, हम्म। राइट? तो व्हाट वी थॉट कि अ, आपके जो लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं ना, हम्म। वो ऐड कर दें। अभी क्या होगा, सपोज आप अगर उसी लड़की को बोलो जो लड़की कंप्लेंट कर रही थी वीडियो के लिए, राइट, कि अगली सर्विस में आपको 300 रुपये मिल जाएंगे, और इसके लिए आपको कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करना। हम्म। आपने इंस्टाग्राम पे फोटो बना के हमें टैग करना है। अब आपके देखो, एक है, दो तरह की ऑडियंस है ना सोशल मीडिया पे। हम्म। एक ऑडियंस है जो आप बना रहे हो, आप ही डाल दो। हम्म। एक है जो कस्टमर की ऑडियंस है। हाँ। कस्टमर का भी तो खुद का इंस्टाग्राम है, आज तो सबके इंस्टाग्राम है, राइट? दे हैव देयर फेसबुक आल्सो, यूट्यूब आल्सो, राइट? आई हैव माय चैनल आल्सो, राइट? तो अगर मैं एज अ कस्टमर सलोन को टैग करता हूँ, वो बहुत बड़ा रिकमेंडेशन है बजाय कि सलोन कर रहा है। हाँ, सलोन तो कर ही रहा है। स्वयं तो करता ही है, हाँ। अगर आपको कोई ऐसा लॉयल्टी सिस्टम मिले, राइट, और उस लॉयल्टी सिस्टम में आपको ये बोला जाए कि आप जब फोटो टैग करोगे, राइट, तो वो फोटो के अंदर आपके जैसे ही आप टैग करोगे, हम्म। इंस्टाग्राम आईडी पिक होगी सलोन की और दैट पर्टिकुलर पर्सन, एंड आपके अकाउंट में, आपके वॉलेट में जो सलोन के अंदर है, उसमें 100 रुपये ऐड हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, अगर आपके 600 कस्टमर आते हैं महीने में, कितने लोग करेंगे? करेंगे, अगर 40 भी करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है। अगर 40 भी ऐसा कर रहे हैं तो हम लॉयल्टी पॉइंट भी दे रहे हैं उन्हें, तो हमारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इससे हमारी ही ऑडियंस। ब्रांडिंग हो रही है आपकी, हाँ। और उनकी ऑडियंस भी आएगी, घूम फिर के सलोन में ही आएगी। यही बेनिफिट है कि उनकी ऑडियंस भी तो हम आप 100-200 रुपये ऑफ दे सकते हो, हाँ। डाल सकते ऑब्वियसली हो। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है सैलून के लिए ना, 100-200 रुपये अकाउंट देना, या फिर 100-200 रुपये की सर्विस ऐड करके देने। वो सर्विस में यूज करेगा हाँ, ना, सर्विस में यूज़ वॉलेट में करते डाल हैं। रहे हो आप तो। हाँ, सर्विस में यूज़ करते हैं, कोई अगर प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। टेक्नोलॉजी आए, कैसा लगेगा? हाँ, काफ़ी बेस्ट है ये भी। मतलब मजा आएगा? हाँ, काफ़ी आपको लगता है चलेगा? ऑब्वियसली बहुत सही चलेगी। So TabGrow is about to launch this particular फ्यूचर। feature also. We are working with certain APIs and trying to solve this. So see, आपके साथ पॉडकास्ट करके अभी जो मैं समझ रहा हूँ, मेरा एक और मोटिव भी है, जो पर्सनल मोटिव है, हम्म। कि मैं इंडस्ट्री समझ रहा हूँ कि ओके। आप जैसे एक सलोन ओनर हो, हम्म। इन्फ्लुएंसर भी हो, राइट? और आप वो इन्फ्लुएंसर हो जिसके थ्रू बहुत सारे सलोन ओनर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, हम्म। क्योंकि उनको लगता है कि हम भी ये जर्नी जीना चाहते हैं राइट। जो आपकी जर्नी से एसोसिएट करते हैं। हम्म। और जो आप प्रोडक्ट नॉलेजेस देते हो, या फिर आप जो हेयर के लिए वीडियोस बनाते हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती होंगी। दैट्स व्हाई दे व्यू यू हैव सो मेनी फॉलोअर्स already on YouTube with just 141 videos. That's commendable, right? I think you should post more. मतलब आपको और डालना चाहिए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली है अगले 1 साल में? टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा खुद पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिसर्च करता रहता हूँ कि कैसे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकूँ अपने सैलून्स के लिए, या फिर कैसे मैं एक ग्राफिक डिज़ाइन करूँ अपने सैलून के लिए, जहाँ पे मैं अगर कोई ऐड चला रहा हूँ तो उसको रेडी करना, ऑफर्स रेडी करना। और भी टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। वीडियो एडिटिंग कौन करता है आपकी? वीडियो एडिटिंग तो मैं खुद ही करता हूँ। खुद ही करते हो? हाँ। कहाँ सीखी है?
वीडियो एडिटिंग मैंने ऐसे ही, जैसे कि यूट्यूब? यूट्यूब से लोग मेरी वीडियो से सीख रहे हैं, वैसे मैंने यूट्यूब से ये सब सीखा है। तो कोई कोर्स वोर्स किया है या ऐसे ही सीख नहीं, लिया? बस ऐसे ही, अच्छा। मतलब शौक तो पहले से था सीखने का, तो इसलिए मैं सीख रहा हूँ। वेरी गुड यार। हाँ। वेरी गुड। अब जैसे टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, तो मुझे भी बहुत ऐसा लगता है कि ना हम क्लाइंट का डाटा ना वो अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, हम रेगुलर क्लाइंट देख रहे हैं, तो हमने देखा हमारे महीने में 126 रेगुलर क्लाइंट आए। पता चल जाता है रजिस्टर में? हर रजिस्टर में वो गिनना पड़ता है ना। हाँ। अब कितना फिर टाइम लगता है? वो तो टाइम लगेगा, फिर कितना पेजेंट लगता है तो फिर भी? देखेंगे हम। कितना लगता है एक महीने में 600 क्लाइंट आए, उसमें से 126 रेगुलर है, हाँ। रजिस्टर से निकालने में 3 से 4 घंटे? हाँ, नहीं 3-4 घंटे तो नहीं, फिर भी कम ही लगता होगा, पर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। नहीं लगता होगा ना, वो नंबर देखने मैच करने कैसे करोगे? जैसे ऐसे रेगुलर क्लाइंट लिखे, तो जिसको रिपीट हो रहा है तो काउंसलिंग वाले पार्ट पे ऐसे लिख देते हैं रेगुलर है, वॉक इन है, इंस्टा से है, फेसबुक से है, तो वो एक जगह पे। सोर्स मेंटेन हाँ, करते सोर्स मेंटेन करते करते हो हैं कि सोर्स कहाँ से, हाँ मेंटेन। सोर्स मेंटेन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनालाइज करने के लिए। अगर आपके एप्लीकेशन में ऐसा कुछ है, हाँ सोर्स हम कलेक्ट कर सकते हैं, तो हम सोर्सेस। देख पाएंगे कि जैसे कि हमने इस महीने रेगुलर क्लाइंट कितने अटेंड करे, कितने न्यू क्लाइंट को हमने टारगेट किया, और कैसे टारगेट वापस से करना है, रेगुलर क्लाइंट को हमने लास्ट सर्विस क्या दी थी, अब उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है अगले महीने, और मंथ के हिसाब से, मतलब हर मंथ में कलेक्शन अलग ही आता है। डिपेंड करता है फिर कि अब जैसे ऑफ सीजन चले गया, अब जैसे होली आ रही है तो लोग हेयर की सर्विस नहीं लेंगी, तो हम ऐसी कौन सी सर्विस है जो होली के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऐसा कलेक्शन इसको एनालाइज करना बहुत फेसबुक से जरूरी जब है। लीड लाते हो, एक एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरा कि फेसबुक पे कितना मार्केटिंग बजट लगता होगा एक सलोन का एवरेज? आपका बता दो, उससे एवरेज निकालते हैं। अराउंड 40,000। 40,000 हम्म। अ मंथ? मंथ। वाओ। 40,000 मंथ हमारा लगता है। तो 40,000 और ये में, मैं वो बता रहा हूँ जो हम चार्ज मार्केटिंग जो कर रहा है उसको नहीं दे रहे, सिर्फ एक्सपेंस का बता रहा हूँ जो मार्केटिंग में लग। हाँ बजट बजट बता रहे हो आप, डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहे हो उसके पैसे नहीं उसके बता रहे। पैसे नहीं बता रहे। तो 40,000 सपोज आपका लगता है, ठीक है, वो 40,000 से जो लीड्स आती है, राइट, वो लीड्स टेलीकॉलर तक एक्सेल में जाती है? हाँ नहीं, एक्सेल, हाँ वो एक्सेल में जाती है, वो टेलीकॉलर फिर एक्सेल में उसका डाटा बनाता है। ओ। ठीक है, वो एक्सेल पे डाटा बनाता है, और हम देख पा रहे हैं कि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सैलून इंडस्ट्री में, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं, मार्केटिंग से इसमें एक और प्रॉब्लम है ना, अभी आप बोल रहे हो कि एक बंदा है तो उसको लीड आई है, वो कौन देता है? डिजिटल मार्केटिंग वाला? हाँ नहीं, वो जैसे कि बहुत सारे मार्केटिंग में ऐसा है कि अगर उन्होंने, हम ऐसा नहीं रखते मार्केटिंग की उन्होंने लीड वहाँ से करी, तो हमारे उसमें वो एक फॉर्म फिल करते हैं, उन फॉर्म से डाटा हमारे पास आता है। वो मैं समझ गया, फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म आप डेटा कैसे आता है आपके पास? वो तो फेसबुक के सिस्टम में रह जाता है। नहीं, व्हाट्सएप पे आती है मेरे पास, जनरेट हो गए, लीड जनरेट होते व्हाट्सएप पे आते आप व्हाट्सएप का सीटीए लगाते हैं। हाँ, हो? ये बताओ ना आप, क्या व्हाट्सएप आप उसका व्हाट्सएप का सीटीए लगाते हाँ व्हाट्सएप का लगाते हैं। हो? तो व्हाट्सएप से फिर वो एक्सेल पे डालता है? हाँ व्हाट्सएप पे, वो एक्सेल पे डालती है डाटा, तो मतलब एक्सेल में मेंटेन करते हैं डाटा। अगर आपको एक सिस्टम मिले जहां पे वो सारी जो लीड्स आ रही हैं आप एक ही जगह देख पाओ, और वो जो बंदा है हम्म। आपका टेलीकॉलर, हम्म। वो वहां से उसको मैनेज कर पाए। आप एप्लीकेशन की बात कर रहे हो ना। एप्लीकेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर भूल जाओ, हम्म। राइट? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आपकी मैन पावर कॉस्ट कैसे कम हो सकती है। हम्म। कॉस्ट भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ आप मैन पावर रख भी रहे हो तो आगे आपको और मैन पावर ना लगे, हाँ, उसका काम भी इजी हो जाए। उसका काम इजी हो जाए, प्लस आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है ना अभी। हम्म। आप वो व्हाट्सएप नंबर टेलीकॉलर का होगा, नहीं टेलीकॉल, हाँ वो जो टेलीकॉलर के पास सुन, होगा, हाँ। टेलीकॉलर ने 5 एंट्री नहीं डाली, हम्म। आप कैसे चेक करोगे? राइट। भूल गया। नहीं भूल, हाँ हो जाता है, कई कई बार नहीं होती, रीचेक करना पड़ता है। तो वो रीचेकिंग का भी तो टाइम आपका जा रहा वो टाइम जा रहा है, क्लाइंट भी जा रहा है, रीचेक, क्लाइंट को अगर हम इमीडिएट आंसर नहीं कर पा रहे तो क्लाइंट तो जा ही रहा है। है। देयर इज अनदर फीचर where you can see all your WhatsApp chats on the CRM. हम्म। See, that's why you guys don't need. So, मेरे को अभी समझ आ रहा है कि आपको लाइन वाइज क्या चाहिए, हम्म। right? So you need a proper small ERP, enterprise resource planning, राइट। right? उसमें क्या होता है, आपको छोटा सा फाइनेंस भी मैनेज करना है, हम्म। विच इज योर एक्सपेंसेस। हम्म। आपको एक छोटा HR सिस्टम भी चाहिए, राइट। जहाँ पे आप एक ऑफर लेटर भी फटाफट वहीं से दे दो, लीविंग लेटर भी वहीं से दे दो, पेरोल भी वहीं से मैनेज हो जाए, उसकी कमीशंस भी कैलकुलेट हो जाए, राइट। राइट? दैट इज HR फंक्शन एक्चुअली, एक छोटा HR, राइट? अभी फाइनेंस मैनेज हो गया, HR मैनेज हो गया, राइट? अब मार्केटिंग अगर मैनेज हो जाए आपकी वहीं से, वहीं से। प्लस मार्केटिंग के साथ साथ एक CRM भी, हाँ। सो एक सॉफ्टवेयर को, मतलब मुझे ऐसा लगता है एक सॉफ्टवेयर जो ब्यूटी टेक में चाहिए, हम्म। उसके पास ये 4 फंक्शन नहीं है ना,
तो वो चल नहीं पाएगा। हाँ, मतलब और चल भी चल लेगा भी लेगा तो तो वो प्रॉफिट वो पेन दिखेगा। प्रॉब्लम पेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना। हाँ, मतलब आपको स्टाफ की फिर ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, आपका स्टाफ जो टेली। सॉफ्टवेयर का फायदा नहीं है, हाँ। इसीलिए सॉफ्टवेयर में अडॉप्शन नहीं आ पाती। मुझे ऐसा, ये जो आप बता रहे हो सॉफ्टवेयर का, ये सारी चीज़ें अगर एक साथ मिल रही है किसी सॉफ्टवेयर में, तो एक क्लाइंट जो हमारा टेलीकॉलर है, वो बाकी क्लाइंट को काउंसलिंग करने में ज़्यादा फोकस कर पाएगा। रादर देन उसी में डूइंग ऑल लगा दिस। रहेगा, रजिस्टर में लगा रहेगा, वो मैनेज करेगा, वो देखेगा रजिस्टर में चीज़ें कि आपके लिए एज अ बिजनेस ओनर भी तो इजी है ना कि हम्म, आप सारी चीजें एक जगह देख पा रहे हो। हाँ। अपना फोन खोला, ऐप निकाली, देख लिया। हाँ। राइट। सो मैं आपको बताता, इंडिया में बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं which keep on trying local level पे, right, and obviously at a regional level also, who come into salon management software, right? But I feel the pain area is most of these people are sitting in a room and just making a software हम्म। like a billing, appointment management, फीचर्स ऐसे हैं जो बहुत बेसिक है। बहुत बेसिक है बिलिंग, अभी मेरे मोस्टली को, बिलिंग की। हाँ मतलब बिलिंग है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आती है कि किसी ने ये सॉल्व नहीं किया अभी तक कि हाउ आई कैन एज अ सैलून ओनर हैव अ फ्री हैंड एंड नॉट वरी अबाउट कि अब मैंने सॉफ्टवेयर ले लिया तो बंदा चाहिए चलाने के लिए। हाँ। अभी मेरे को लगता है मैं जिससे भी बात करता हूँ ना, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसको ऐसा लगेगा यार सॉफ्टवेयर लगवा लिया ना, अब एक पहले बंदा रखो इसको चलाने के लिए। चलाने के लिए। इजी टू यूज नहीं है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स ज्यादा बढ़ते जा रहे हाँ, मतलब उसका इंटरफेस ही ऐसा है कि समझ में नहीं आ रहा कुछ। हैं। अच्छा, ऐसा होता है ऐसे सॉफ्टवेयर भी का। होता है। बहुत बहुत कि कोई ऐसा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब यहाँ पे क्लिक करना है, डालना है, क्योंकि चलो तो आपने इससे पहले कोई सॉफ्टवेयर यूज करा है? हाँ करा है हमने। हाँ। सॉफ्टवेयर यूज़, नाम नहीं लेते, नाम नहीं ले रहा। नाम नहीं लेते। सॉफ्टवेयर यूज़ करा है, उसमें प्रॉब्लम भी यही थी कि आप जो सर्विस, जिसकी हम इन्वेंट्री देख रहे हैं, तो हम प्रोडक्ट सर्विस डाल रहे हैं उसमें क्लाइंट की कि ये सर्विस हुई है, तो अगर दो, मतलब दो हमारे स्टाफ ने मिलके करी है सर्विस, तो उसमें दो का ऑप्शन ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे प्राइस डिफाइन करूँ कि मल्टी स्टाफ। हाँ मल्टी स्टाफ सर्विस दें। मतलब 6,000 की सर्विस है, दो जनों ने मिलकर काम किया है, अब वो 6,000 का दोनों पे डिवाइड हो ही नहीं रहा था। तो ऐसी प्रॉब्लम भी आ रही थी एप्लीकेशन में कि मैं ऐसा मेंशन कर दूं कि 6 जने का वर्क है एक ही क्लाइंट का, पर दो बट स्टाफ ने किया है। सॉफ्टवेयर आपको लगता नहीं कि बिलिंग से ऊपर उठना चाहिए अभी? हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। कि अभी बिलिंग से ऊपर आपकी नीड्स हो गई है, हाँ, आपको छोटा सा एक फाइनेंस फंक्शन भी चाहिए, एचआर फंक्शन भी चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये सब है। अभी आप मुझे एक चीज और बताओ, मुझे तो एक चीज और लगती है एज अ सॉफ्टवेयर कंपनी। सी, सेम सॉफ्टवेयर इफ आई गो एंड सेल इन any other country, right, will go for at least 10-12 thousand a month, हम्म। right? But when you compare it to India, हम्म। right, the price point is such low, right? So आप देखो, आप कह रहे हो 30% मार्जिन है, हम्म। राइट? फॉर अ सॉफ्टवेयर कंपनी टू सस्टेन, चलाने के लिए चलाने के लिए। दे नीड एटलीस्ट एटलीस्ट 50% ऑफ ग्रॉस मार्जिन, एटलीस्ट। उसके बिना तो फायदा ही नहीं है कोई, फायदा नहीं कोई। है ना? क्योंकि क्लाउड कॉस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। डेटा क्या आपका क्लाउड पे होता है, राइट। क्लाउड कॉस्ट इंक्रीज होती रहती है। हम्म। अगर इतने फीचर्स कोई देगा तो उसको ये होता है कि मेरे को एक सस्टेनेबल प्राइस मिले, एटलीस्ट आई शुड गेट 2,000 to 2,500 रुपीज अ मंथ। हम्म। नाउ विद 60% ऑफ ऑडियंस, जो हम पहले जाते हैं, पुरानी बात कर रहे थे, हम्म। स्टेइंग इन दैट ब्रैकेट ऑफ स्मॉल, हम्म। ही विल नेवर बी एबल टू अफोर्ड दिस। कभी भी नहीं, उनको बट लगेगा बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है, राइट? सो वी केम अप विद टू प्राइसिंग, राइट? मेरा मेरा ये मानना था कि मैं उन 60% को छोड़ना नहीं चाहता, हाँ। राइट? आई डोंट वांट टू लीव देम बिकॉज इवेंचुअली इंडिया वहीं बसता है, हाँ। राइट? असली इंडिया वहीं है। अगर आप ब्यूटी पार्लर में सॉफ्टवेयर नहीं बेच पा रहे हैं हम्म। तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ। राइट? क्योंकि उनके लिए तो बिलिंग भी एक बड़ा फीचर है, अपॉइंटमेंट भी एक बड़ा फीचर आज के टाइम पे, राइट? मिड मिड लेवल सलोन को चाहे कुछ और चाहिए होता है, या फिर अलग लग्जरी की तो अलग डिमांड्स है, राइट? तो हमने क्या किया, हमने बोला यू टेक सर्टेन मॉड्यूल्स, राइट, विल गिव यू ओनली फॉर 500 रुपीज अ मंथ एट लोअर कॉस्ट, सो दैट एटलीस्ट वो अपने कस्टमर डेटा मेंटेन करना तो सीख जाए। हाँ। उसके बाद अगर ज्यादा मॉड्यूल्स चाहिए तो ऑब्वियसली दे कैन पे द कॉस्ट इफ यू कैन अफोर्ड इट। हम्म। एटलीस्ट एक रेवोल्यूशन तो आए, स्टार्ट तो। वो जो ज़रूरी भी है। हाँ, एंड फॉर मिड सेगमेंट आई रियलाइज दैट
they should spend little bit on technology. I know the average cost in India is around people what people pay is 1,000 1,100 rupees a month. But if that person is willing to take it to 2,000, वो आप मुझे बताना कि 2,000 तक ले जा पाएगा कि नहीं, मिड लेवल वाला 2,000 2,500 a month, we can give actually a good solution with a good service. So if you see, software is also a software as a service, SaaS. सर। So service हमारे बिजनेस में भी सेम है, जैसे आपके लिए सर्विस है, for me also service is a big business. Service is a big thing in a business, because if my client is not happy eventually, which you will be, right, then there is no point of me saying I have the best software, right? So आपको क्या लगता है कि मिड लेवल सैलून उस लेवल पे पैसे देंगे, मुझे मतलब देने चाहिए उन्हें? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मंथली का 700 से 800 रुपये अगर एक सॉफ्टवेयर को पे करना हो तो वो कर सकते हैं, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक दिन का ही उनका अर्निंग इतनी हो जाती है, मतलब से ज़्यादा ही, मतलब 700 800 रुपये तो But I'm saying 2,000 because you need a lot of things there. Like what I feel, you need uh, you need HR, you need finance, you need billing, appointment, you need Instagram social marketing, right? I'm talking about that also. हाँ, पर ये डिपेंड करेगा हमेशा ना, वो पे कर देंगे, ज़्यादा भी कर देंगे, उन्हें दिखेगा ना इतना सैलून में वैल्यू ऐड है तो कर वैल्यू देंगे, ऐड करेंगे। हाँ, अगर उसकी सैलून में वो वैल्यू ऐड कर रहा है कहीं से भी तो वो ज़रूर करेंगे। मतलब पॉकेट है। हाँ, पॉकेट है। वन इज, हमें समझ आता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो डिजिटलाइजेशन से सॉल्व करनी है, टेक के हम्म। थ्रू सॉल्व करनी है, हम्म। एंड देयर इज अ ह्यूज स्कोप आल्सो बिकॉज number of businesses are very high and it's increasing rapidly, राइट। जो भी हमें समझ आ रहा है हम्म। इंडस्ट्री इनसाइट से। हम्म। वापस चलते हैं अभी आपकी जर्नी पे। जरूर। अभी समझते हैं कि आपने बोला सेकंड जॉब थी, वो आपने 21,000 यू वर गेटिंग हाँ। विद कमीशन। राइट। फिर अब वहां से कैसे स्विच आता है, वो आगे की जर्नी किस तरह रहती है वो बताइए। उसके बाद फिर मैंने यही ज्वाइन कर लिया था जहाँ पे मैं भी हूँ, तो यहीं पे मैंने ज्वाइन किया था एज एडमिन मैनेजर, ओके। क्योंकि तब मैंने बहुत नॉलेज ले ली थी कि सैलून बिजनेस की चलता कैसे है। मैं भी टैक्स से जुड़ा रहता हूँ तो मैं सारी चीज़ें देखता रहता था ओके। और रिसर्च करता रहता था। मतलब यहाँ आने से पहले भी अगर मैं देखूँ तो मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था करीबन 2019 में। यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था, मतलब आपने यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू? हाँ, पहले तो मैंने बहुत सोचा कि यूट्यूब मैं शुरू चाह ऐसा नहीं था कि मैं सोच के आया था कि यूट्यूब ही चलाना है, पर लॉकडाउन का टाइम था तो बहुत टाइम था मेरे पास, लॉकडाउन में जॉब भी नहीं थी, हम्म। तो बहुत टाइम था मेरे पास कुछ नया सीखने के लिए। तो तो ये यूट्यूब चैनल लॉकडाउन में शुरू हुआ? हाँ, आई थिंक 2019 में मुझे लगता है बहुत सारे चैनल लॉकडाउन में शुरू। लॉकडाउन में स्टार्ट हुए हैं। मतलब मेरे तो पास बहुत लॉकडाउन में कैसा था, मतलब आप थोड़ा समझाओ कि जैसे लॉकडाउन में तो बिल्कुल ही सब बंद था, सब बंद था, जॉब छूट चुकी थी, तो कुछ भी था, खाली एकेडमी में बच्चे आते थे, ऐसा कुछ था मतलब? कुछ भी नहीं, अकेडमी भी नहीं ओपन थी, कहीं भी नहीं, कहीं ओपन नहीं थी। तो इंडस्ट्री बिल्कुल ही बंद थी? हाँ, बिल्कुल बंद थी। क्या हो रहा था सलोन में, सब बंद? सब बंद थे, सैलून सैलून तो आपको पता ही सैलरीज आ रही थी, कैसे हो रहा था? है, कुछ भी नहीं आ तो रहा था लोगों के बस। घर कैसे चल रहे थे? वही सैलून इंडस्ट्री, जिम्स, ये सब तो बहुत बंद थे, क्योंकि यहाँ पे मतलब मैन टू मैन यहाँ पे लोग कनेक्ट बहुत जल्दी होते थे, जैसे सैलून्स में भी तो सर्विस लेने तो गैप बहुत इंपॉर्टेंट था कि बनाए रखना लोगों के बीच में, तो इस बीच से सैलून तो बिल्कुल ही बंद थे, क्योंकि सैलून में सर्विस होती है, आना जाना बैठना कहीं भी हाथ लगना, तो ये सब तो बंद था सैलून में। सैलून सारे बंद थे, सब घर पे सर्विस ले रहे थे, मतलब आपने देखा भी होगा कई वीडियोस में, तो वो घर पे हेयर कट ले घर रहे पे हैं, वाइफ ही हेयर कट कर रही है, खुद ही हो रहा हाँ खुद ही कर रहे हैं सारी है? सर्विस। और उस टाइम पे हमारे पास, जैसे हम सैलून्स में, तो हमारे पास तो जॉब भी नहीं थी, ओके। किसी के पास नहीं जो सैलून जो चलाते हैं, या सैलून जो तो रात इतने लोगों की जॉब चली जॉब गई? चले, किसी के पास कुछ नहीं, कोई बैकअप नहीं, ओके। और उस और बीच में टाइम मिला था इस मेरे को, इस बीच में सेविंग्स तो ज्यादा होंगी नहीं? कुछ भी नहीं। कैसे लोगों की तो बहुत मुश्किल हुई होगी। बहुत मुश्किल से आता, मतलब घर में अगर कोई एक जना काम कर रहा है तो उसी की सैलरी पे ही सब डिपेंड थे, ना ही मेरे भाई काम कर रहा है तो उसकी सैलरी पे हम डिपेंड है, क्योंकि उसकी सैलरी आ रही थी, वो अच्छी कंपनी में कर रहा था, वो भी एमएनसी से जुड़ा हुआ था, तो उसको सैलरी आ रही थी, वो मुझे वर्क क्या। फ्रॉम होम कर रहे थे? हाँ, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, पर हम नहीं कर सकते घर से वर्क फ्रॉम होम। कुछ बीच में बीजी भी तो नहीं पकड़ा? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, पर सोचा कि यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, तो 2019 में स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल। फिर मैंने तो सोचता था कि ये नाम हेयर ड्रेसर जोन कैसे मिला?
मतलब बहुत कैसे सोचा ये? बहुत सारे नाम सोचा थे मैंने कि हाँ, ये नाम रखूँगा, अपने नाम से रख लूँगा, कोई दूसरा नाम देख लिया। हाँ, तो फिर मैंने सोचा एक कम्युनिटी बनानी है हेयर हाँ। ड्रेस, तो एक ज़ोन होना चाहिए, तो वहाँ इसलिए हेयर ड्रेस ज़ोन। बट इस नाम पे तो बहुत लोग बनाते हैं ना, मतलब ऐसे हेयर ड्रेसर जोन मैंने बहुत सैलून भी देखे हाँ, हैं। बहुत सैलून है हाँ, इस नाम पे तो बहुत लोग बनाते बनाते हैं, हाँ, पर नाम बढ़ाना था, उसे बनाना नहीं था। हैं। तो नाम मैंने बहुत देखे थे, हेयर जोन, सैलून जोन, तो हेयर ड्रेस जोन रखा, पर तब मेरे को तब पता नहीं था तो कि आपको हेयर ड्रेसर कम्युनिटी में क्या करना चाहते हो? व्हाट्स द मोटिव विद दिस चैनल? एजुकेट करना लोगों को। मैं चाहता था एजुकेट करूं, क्योंकि जो मैंने नॉलेज ग्रैब किया है इधर उधर जॉब करके, जो मैंने स्टडी करी है, मतलब सलों में जो थ्योरिकल पढ़ा था वो नहीं, बाकी मैंने बहुत रिसर्च करी, बहुत टाइम दिया इस इंडस्ट्री को, एक एक चीज़ें डिटेल में पढ़ी। मतलब इसके लिए मुझे साइंस से पढ़नी पड़ी तो साइंस पढ़ी, बायोलॉजी पढ़नी पड़ी तो बायोलॉजी पढ़ी। बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है? हाँ, पढ़नी पड़ती है। कैसे बताइए? जैसे कि कई, जैसे मैं बताऊँ आपको कि इसमें था एक, हमारा टॉपिक है हेयर फॉल का, हेयर फॉल का टॉपिक है, तो ये इंटरनल जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो इसके लिए पढ़ना पड़ा कि कैसे हेयर फॉल होता है। तो उसमें पता करा कि हेयर फॉल हर किसी को ऐसे नहीं हो रहा कि डीएनडी की वजह से हो जा रहा है, किसी कैसे कि बॉडी में इम्बैलेंस है किसी चीज़ का, तब हेयर फॉल हो रहा है। तो उसके लिए बायोलॉजी एक पढ़नी ट्रिक पड़ी। क्वेश्चन पूछूं आपसे? हम्म, बहुत प्रोडक्ट यूज करते होंगे आप, हाँ, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। करे भी होंगे लाइफ हम्म, टाइम में, राइट? ऐसा कोई प्रोडक्ट बता दो जो आप कहते हो बेकार बहुत सारे, मतलब है। बहुत सारे बेकार है। बहुत सारे कोई एक नाम ले लो। अब मैं कहीं देख रहा था, किसी ने कहा बोटॉक्स, और बोटॉक्स। बोटॉक्स का बोटॉक्स स्किन का प्रोडक्ट है। ओके। तो फिर मैंने जब रिसर्च की तो मैंने बताया बोटॉक्स में बोचुलिनम टॉक्सिन, जिसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया के थ्रू, ओके। और वो इंजेक्ट करते हैं फेस में एजिंग को कम करने के लिए। राइट। ठीक है, पर हेयर से बोटॉक्स का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ओके। पर फिर भी इसका नाम रखा गया क्योंकि ये फेमस है। सेम एज कैरेटीन, कैरेटीन एक फाइब्रस प्रोटीन है, ऐसा फाइब्रस प्रोटीन जैसे स्किन, नेल और हेयर बनता है। अगर कोई कैरेटीन सर्च करेगा तो बहुत इजीली आ जाएगा कि इससे हेयर बनता है। तो ये काफ़ी सूटेबल नाम था उस ट्रीटमेंट के लिए जो हेयर के लिए बनाया गया, वरना कैरेटीन जैसे अमीनो एसिड से बना है कैरेटीन, तो ऐसे अमीनो एसिड तो राइस में भी होते हैं। इंडियन प्रोडक्ट्स इतने पॉपुलर क्यों नहीं है सलोन में? हाँ, मैं भी ये सोचता हूँ, क्योंकि शैम्पू जो है वो इंडिया में इन्वेंट हुआ, पर इंडिया की में जो बन रहे हैं यहाँ पे लोकल शैम्पू वो इतने फेमस नहीं है, इतने पॉपुलर नहीं है। कंज्यूमर रेंज के हों चाहे प्रोफेशनल रेंज के ऊपर यहाँ पे नहीं है। मतलब हम प्रोफेशनल बात करते हैं, अगर प्रोफेशनल रेंज की बात करें, लॉरियल इज द बिगेस्ट मार्केट शेयर, राइट। राइट? उसके बाद और बहुत सारे आ रहे हैं, बट व्हाई इंडिया इज यू थिंक लैगिंग, कि इंडिया से कोई ऐसा प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा जो हर सलोन यूज कर रहा है? लॉरियल टाइप, मुझे लगता है स्ट्रिक्स है। एस्ट्रिक्स। हाँ, स्टिक्स है जो बहुत जल्दी ही ओवरशेडो कर देगा लोरियल को, क्योंकि अब वो अच्छे शेड बना रहा है कलर के। अब वो स्मूथिंग प्रोडक्ट है उनका, वो काफ़ी अच्छा है, वो इंडियन हेयर को टारगेट करते हुए बनाया है उन्होंने। ओके। जैसे कि उनके प्रोडक्ट में यूज़ हो रहा है एथोलिनियम थायोग्लाइकोलाइड, जो कि सेफ़ है इंडियन हेयर के अकॉर्डिंग। मतलब लोरियल बनाते हैं डिफरेंट स्मूथिंग प्रोडक्ट, पर इंडिया के हिसाब से वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऑडियंस के लिए बता दो, जो अभी आपने केमिकल का नाम लिया वो क्या होता है, कैसे? वो केमिकल है जिससे हेयर के बॉन्स ब्रेक होते हैं, ओके। जिसके बाद हेयर को रीशेप किया जाता है स्ट्रेट स्ट्रक्चर में। अब ऐसा है कि लोरियल दो ही प्रोडक्ट ला रहा है इंडियन मार्केट में, रेसिस्टेंट एस रेसिस्टेंस, जो कि दोनों स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट हैं। और हाँ, इंडियन हेयर में जरूरत पड़ती है स्ट्रॉन्ग हेयर की, क्योंकि हेल्दी हेयर होते हैं। पर लोरियल स्टिक उसको भी टारगेट कर रहा है जो केमिकल ट्रीटेड हेयर है, मतलब माइल्ड प्रोडक्ट भी ला रहा है। तो मेरे को लगता है स्टिक्स ने और कलर। कोई कंपनी जो, हाँ, और कोई कंपनी मुझे नहीं लगता जो। जैसे आते रहते हैं, मैं बहुत देखता रहता हूँ कि एक नई कंपनी में देख रहा था, बी ब्लंट है। बी ब्लैंड है। अब कलर की बात करें तो फिर एक पैराडाइज करके भी आई थी कलर कंपनी, पर जो स्टिक्स से कंपटीशन कर सकती थी स्टिक्स के साथ, पर स्टिक्स वाले मतलब बहुत वो सलून को टारगेट कर रहे हैं। मार्केटिंग का डिपेंडेंसी भी बहुत है, मतलब हाँ, मार्केटिंग कौन कितनी बेटर कर रहा है, वहां भी फैक्टर आ जाता है। और कहाँ करनी है मार्केटिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। नहीं, फैक्टर आता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट अच्छा है बट उतना मार्केट नहीं हुआ। मार्केटिंग नहीं हुआ, तब भी आता है। अगर कोई मार्केटिंग कर रहा है अगर हम सैलून प्रोडक्ट की, तो उसको अवेयर करने के लिए डायरेक्ट हम कंज्यूमर को टारगेट कर रहे हैं या फिर सैलून को टारगेट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं कलर बना रहा हूँ, मैं कोई कंपनी हूँ जो कलर बना रही है, अगर मैं कंज्यूमर को टारगेट करूँगा तो कंज्यूमर को नहीं पता उस रिजल्ट को अचीव कैसे करना है, पर सैलून्स को पता है। अगर सैलून को टारगेट करूँगा तो सैलून में जो आर्टिस्ट है वो क्लाइंट को अवेयर करेंगे उससे, फिर वो सर्विस लेंगे। तो आपको क्या लगता है, एक प्रोडक्ट कंपनी जो इंडिया में आना चाहती है, हम्म, सपोज करो कोई एक 20 से 25 साल का बच्चा है जिसको हम्म, प्रोडक्ट कंपनी खोलनी हम्म, है,
और सपोज करो उसने फॉर्मूला बना लिया, एक अच्छा प्रोडक्ट पहुंच गया वो अच्छे हम्म प्रोडक्ट तक, हम्म तो अभी उसको किस तरीके से मार्केट करना चाहिए, उसके लिए क्या एक होना चाहिए कि आप तक कैसे पहुंचेगा? हाँ, उसको सबसे पहले तो सैलून्स में ही मार्केटिंग करनी चाहिए, अपने प्रोडक्ट रख दो। ठीक है, सैलून्स में जाके अपने प्रोडक्ट, बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं हमारे पास भी आती है कि अपने पास प्रोडक्ट सैंपल रखो, सैंपल्स दे देते हैं, वो फ्री में दे देते हैं सैंपल्स कि अपने सैलून में आप रख लो, अपने ऑडियंस को अवेयर करो, जो आते हैं क्लाइंट उनको अवेयर करो कि ये वाला ऐसा कोई सैंपल आपके पास किसी प्रोडक्ट का आज तक आया है जिससे आपको लगा हो कि हाँ अब और डिमांड आ रही है? हाँ, जिसकी हमारे पास बोटॉक्स आया था एक, तो उस बोटॉक्स की डिमांड आई हमारे पास। कौन सी कंपनी का था? कंपनी कंपनी मार्कोस कंपनी कर कर है कोई, सी मार्कोस करके कंपनी है। तो उससे कस्टमर ने बोला मुझे ये और चाहिए? नहीं नहीं, क्लाइंट, कस्टमर समझता है। क्लाइंट हम वो समझते हैं, क्लाइंट हम क्लाइंट मानते हैं हमने, तो क्लाइंट को अगर पसंद आ रहा है रिजल्ट, तो उसकी डिमांड है वो। अच्छा, आप खुद रिजल्ट पे, डिसाइड करते हो? हाँ हाँ, हम रिजल्ट पे जैसे डिपेंड मतलब करता है। सैलून में अगर मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं एक प्रोडक्ट कंपनी हूँ सपोज करो, हम्म, तो कस्टमर के लिए तो जो आप रिकमेंड करोगे वही बेस्ट है, वही बेस्ट है। राइट? इवेंचुअली तो आप कैसे कॉल लेते हो कि ये बेस्ट है? आपकी कॉल क्या होती है? हाँ, हम तो यूज़ पे देखते हैं, अगर अगर प्रोडक्ट से रिजल्ट तो अच्छा आप रहे। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट यूज करते हो हर कस्टमर को? हाँ हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ते हैं। अगर आप देखो तो मार्केट में जीके, हर क्लाइंट जीके का केराटिन मांगता है, लोरियल से स्मूथनिंग मांगता है, कलर मांगता है, लोरियल की मांगता है, पर ऐसा नहीं कि इनसे बेस्ट प्रोडक्ट है ही नहीं, अच्छा। इनसे बेस्ट प्रोडक्ट हैं, शॉस्कॉफ के प्रोडक्ट हैं, स्टिक्स के भी अच्छे प्रोडक्ट हैं, लोरियल जीके से अच्छी केराटिन भी है, जीके से अच्छे नैनोप्लास्टिक तो ट्रीटमेंट क्लाइंट बहुत। कैसे मांगता है, मतलब वो समझा नहीं। हम क्लाइंट को फिर बताते हैं यहाँ पे, एजुकेट चाहिए। क्लाइंट कैसे मांगता है वो, कि हम्म। लोरियल का चाहिए कि जीके मुझे चाहिए, तो पता ही वही है। उसे पता ही वही है। तो फिर आप उसको एजुकेट कैसे करते हो? अब ऐसा है कि लोगों ने बहुत टाइम से, जीके जो आया था 10 साल पहले आया था, लोरियल जो था वो भी बहुत जीके इज नॉट अ इंडियन कंपनी, राइट? इंडियन कंपनी नहीं है, वो ब्राज़ीलियन कंपनी है, लोरियल फ्रांच बेस्ड कंपनी है। राइट। तो ये सारी कंपनियाँ बहुत पहले से ही है इसमें, तो लोग इन्हीं को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने माउथ टू माउथ सुना हुआ है सब जगह। आप कहीं भी देखो तो लोरियल अपनी स्मूथनिंग की ब्रांडिंग नहीं करता, नहीं करती, ना जीके करता है कहीं ब्रांडिंग, इंस्टाग्राम पे है दोनों, वहीं पे ब्रांडिंग ये करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें क्लाइंट टू क्लाइंट ही पता चलता रहता है सबको, कोई इसकी वर्ड ब्रांडिंग ऑफ नहीं। माउथ। हाँ, कोई मार्केटिंग हो ही नहीं रही है इन प्रोडक्ट की। अगर आप पर वो है कि प्रोडक्ट आपको जल्दी मिल कैसे रहे हैं। अगर मैं कलर लेने जा रहा हूँ। अगर अमित को कोई प्रोडक्ट कंपनी खोलनी हो, हम्म ऐसे समझते हैं, तो और तो उसको क्या लगता है अभी, अभी क्या गैप है उस प्रोडक्ट कंपनी में जो आप फिल कर सकते हो? हाँ, ये चीज़ है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं उसकी एबिलिटी देखूंगा। अगर सिर्फ मैं दिल्ली में लॉन्च करना चाह रहा हूँ उसे, तो वो नहीं चलेगा, या फिर मैं नहीं कहीं। नहीं, मैं मार्केट वाइज नहीं पूछ रहा। हम्म मेरा क्वेश्चन था कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हम्म और अभी लॉरियल है, बी ब्लंट है, इतने सारे प्रोडक्ट्स जो भी हमने, स्टिक्स है, राइट, जीके है, हम्म। इनमें सब में क्या एक मेन गैप है जिसके लिए आप एक प्रोडक्ट बनाओगे? ऐसा कुछ है? नहीं, गैप तो कहीं नहीं है, गैप कहीं नहीं है। गैप कहीं नहीं है, सारे प्रोडक्ट फुलफिल हैं। अब कोई स्मूथनिंग की तरह कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है जो बालों को स्ट्रेट करेगा, मतलब है प्रोडक्ट, पर स्मूथनिंग बेस्ट बट है जो। बट एनहांसमेंट तो हो ही सकती होगी ना यार, ऐसा तो नहीं। उसमें क्या करेंगे, हेयर स्ट्रेट करना है, चाहे लोरियल के स्मूथनिंग से करो, चाहे आप एनजीओ से करो, चाहे कोई छोटे से, मतलब एक महंगा प्रोडक्ट भी है, तो सस्ता। आप कह रहे हो इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू मार्केटिंग? हाँ, मार्केटिंग पे डिपेंड करता है, और डिपेंड ये भी करता है कि वो प्रोडक्ट आपको इजीली मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर मैं एक सैलून चला रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि मैं अगर प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ, तो क्या मुझे प्रोडक्ट वहाँ मिल रहा है वो इजीली। ओके। अगर और मैं, आप सैलून ओनर कैसे प्रोडक्ट खरीदता है? बहुत सारी शॉप है ऐसे, कॉस्मेटिक वगैरह शॉप, वहाँ से शॉप मिल से जाते खरीदता हैं, है, सबसे। ऑनलाइन भी खरीदता है? हाँ, ऑनलाइन भी खरीदते हैं, शॉप से मोस्टली शॉप में मिल जाते बट हैं। डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे? डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, पर डिस्ट्रीब्यूट वही डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा आपको जो उसके पास होगा। राइट। अब मैंने कोई कलर कंपनी खोली, जैसे ही अगर मेरे पे वो कलर ही इतने सारे नहीं है कि वो मैं बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, बहुत सारे सैलून पर रख पाऊँ, तो उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाएगी। राइट। अब लोरियल के इतने प्रोडक्ट हैं, हर हर आपको मतलब आप कह रहे हो ब्यूटी कि उसको सेगमेंट। रिप्लेस करने के लिए उतना स्केल चाहिए? हाँ, इतना स्किल चाहिए, होने चाहिए वो प्रोडक्ट आपके पास, कि मैं जा रहा हूँ, मुझे पसंद आया था, तो मुझे कहीं लेना है प्रोडक्ट, तो मैं देखूंगा हमें प्रोडक्ट अवेलेबल है उधर। अब वो अवेलेबल ही नहीं है, आज मैंने उसे यूज़ करा, 2 दिन में बाद में फिर लेने गया, पर वो अवेलेबल आप ही नहीं। आज भी स्टडी करते हो हाँ, प्रोडक्ट्स के बारे में? प्रोडक्ट के बारे में आज भी। तो आपको क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में स्टडी बहुत ज़्यादा चलती रहती है लाइफ टाइम?
हाँ, लाइफ टाइम चलती रहती है, प्रोडक्ट तो हर बार लॉन्च होते रहते हैं, नए नए प्रोडक्ट अपग्रेड आपको एज अ हेयर ड्रेसर, आपको हेयर स्टाइलिस्ट आपको अपग्रेड करना पड़ता है। करना पड़ता है, वो छोटे नहीं, तो हर अभी ब्रांड आप से। क्या अपग्रेड कर रहे हो अपने में? मैं अभी अपग्रेड कर रहा हूँ अपने को, जैसे कि मैं और रिसर्च करता हूँ कि और कितने तरह के प्रोडक्ट मार्केट में आए हैं जो सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं बाकी महंगे ब्रांड के, जैसे नहीं, ऑन योर स्किल सेट भी कुछ अपग्रेड कर रहे हो? आपको भी लगता है मुझे भी कोई और कोर्स लेके और बड़ा करना है, ऐसा कुछ है? नहीं, बाकी तो मैं वैसे रिसर्च करो तो सारी चीज़ मिल जाती है, पर मैं वैसे रिसर्च करता हूँ स्किल डेवलप हो जाए, जैसे मैं सीख जाऊँ मार्केटिंग में, सीख लूँ डिजिटल मार्केटिंग, सीख लूँ कि मैं अपने सैलून को थोड़ा ग्रोथ दे पाऊँ उस मार्केटिंग से, मतलब मार्केटिंग टीम पे ही डिपेंड ना रहें, वो मैं सीख लूँ, ग्राफिक सीख लूँ, मैं वीडियो एडिटिंग सीख लूँ अच्छी। अच्छा, मतलब आप बाकी स्किल्स सीख रहे हैं अब, हाँ, ताकि ये वाला काम मैं किसी और को देके अब मैं अपनी चीजों में चलूँ। हाँ, नहीं, ये वाला काम भी करना है और रेगुलर करना है, और इसमें भी हम रोज़ रोज़ जैसे कलर कर रहे हैं तो कलर में भी हम कलर अचीव कैसे करना है, तो बहुत सारी क्राइटेरिया होते हैं कि कोई डार्कर हेयर है उसमें वो कलर कैसे अचीव करना है, कोई लाइटर हेयर है उसको कैसे अचीव करना है, प्री पिगमेंटेशन कैसे करनी है, बहुत सारे क्राइटेरिया कि अब आप देखो तो हर आर्टिस्ट जो कलर कर रहा है, हेयर कलर कर रहा है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट दिखता है कि मुझे 20 वॉल्यूम के साथ कैसे अचीव करना है कलर, मुझे 30 के साथ कैसे अचीव करना है, 30 से मैं कर रहा हूँ कल तो कैसा आ रहा क्या है। होता है ये 30-20? ये डेवलपर की वो है, एक क्वांटिटी है, मतलब एक तरह से डेवलपर का ये फॉर्म है जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना होता है वो डिपेंड करता है। ओके। मतलब आप सैलून इंडस्ट्री में से नहीं हो तो आपको समझ में नहीं आएगा ये, पर आज समझा दो, समझा दो। मैं समझा देता हूँ। हाँ। जो हम डेवलपर यूज़ करते हैं वो एक तरह का ऑक्सीडेंट है हम्म, जो कलर ट्यूब में मिक्स करके हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। जिससे एक ऑक्सीडेंट रिएक्शन करता है जिससे कलर अप्लाई होता है। ठीक है। कलर भी दो तरह के आते हैं, अमोनिया बेस और एक एमी नॉन नॉन अमोनिया। तो ये दोनों कलर डेवलपर के साथ मिलके ही रिएक्ट करते हैं, और डेवलपर भी एक तरह के नहीं है, 4 तरह के 5 तरह के डेवलपर आते हैं। 50 वॉल्यूम भी आता है, पर मोस्टली आप इंडियन मार्केट में देखो 10 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, 30 वॉल्यूम एंड 40 वॉल्यूम ये डेवलपर आते हैं। अब सो विच इज गुड? हाँ, ये अब डिपेंड करता है, इन सब दैट डेवलपर, डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। नहीं नहीं, ये डिपेंड करता है कि डेवलपर में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की इंटेंसिटी कितनी है। ओके। वो आपको कैसे पता चलती है? हाँ, 10 वॉल्यूम में होती है 3%, ओके। 20 में 6%, एंड दिस 30 में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम्म, यू डिसाइड बेसिस क्लाइंट्स हेयर? हाँ, क्लाइंट्स के हेयर पे डिपेंड करता है, रिजल्ट कैसा अचीव करना है उस पर डिपेंड करता है। अगर क्लाइंट हाईलाइट मांग रहा है तो हम 30 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम से हाईलाइट कर सकते हैं। उस पर कोई दूसरा कलर डिपॉजिट करना है तो हमें थोड़ा लेस हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाला डेवलपर लेना होगा जो डीपली डिपॉजिट कर पाए, जैसे कि 10 वॉल्यूम एंड 20 वॉल्यूम। या तो आई थिंक लोगों को पता ही नहीं है फिर, तो लाइक इस फील्ड में, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, राइट, कि इतनी नॉलेज रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा और ये सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल भी है। थ्योरिकल भी है, वही लाइक वही वही मैं चाहता हूँ कि हम एजुकेट करें, और मेरा ही चैनल नहीं, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो एजुकेट कर रहे हैं और डीपली एजुकेट कर रहे हैं। वही मैं बोल रहा था अभी आपको जब स्टार्टिंग में कि अवेयर आर्टिस्ट की कमी है इंडस्ट्री में। बहुत लोगों ने पहले जो करते थे वो बिना एजुकेशन के कर रहे थे, इस कहीं सीख लिया, किसी के अंडर सीख लिया, तो वो थ्योरिकली चीज़ें नहीं सीख पाते थे। जब तो एक बोल रहे हो स्किल्ड लेबर की कमी है, हाँ, हाई स्किल्ड लेबर की कमी। स्किल भी मिल जाएंगे, पर वो जैसे कि एक नॉलेज वाला जिसको नॉलेज अच्छी है तो कंसल्टेशन भी अच्छी कर सकता है।